ईशानी शहर के सबसे भव्य कांच के टावर के सामने खड़ी थी, जहां से पूरे शहर की रोशनी फीकी लगती थी। यह विशाल इमारत शक्तिशाली कारपोरेशन वैनगार्ड का मुख्य कार्यालय था, जो आसमान को चीरता हुआ खजा था। ठंडी हवा उसके साधारण कपाओं को पार कर रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब दृढ़ता जल रही थी। उसके हाथों में एक पुरानी फाइल थी, जिसमें उसके निर्दोष पिता पर लगे झूठे आरोपों और भारी कर्ज का पूरा विवरण लिखा हुआ था, जिसे चुकाने की जिम्मेदारी अब केवल उसके कंधों पर थी। इमारत के अंदर कदम रखते ही एक बर्फीली शांति ने उसका स्वागत किया, जो बाहर के शोरगुल से बिल्कुल अलग थी। सुरक्षा कर्मियों ने उसे रोककर पूछताछ की, लेकिन जब उसने अपनी जेब से एक विशेष अनुमति पत्र निकालकर दिखाया, तो वे चुपचाप पीछे हट गए। यह पत्र उसे सीधे उसी इंसान से मिला था, जिसने उसके परिवार की शांति को पूरी तरह से तबाह कर दिया था। लिफ्ट के ठंडे और चमचमाते धातु के दरवाजे खुले और वह धीरे से अंदर दाखिल हुई, जहां से उसे सबसे ऊपरी मंजिल पर जाना था। जैसे जैसे लिफ्ट तेजी से ऊपर की ओर बढ़ रही थी, ईशानी के दिल की धड़कन भी उसी गति से तेज होने लगी थी। उसने अपनी आंखें बंद कीं और अपने बीमार पिता का थका हुआ उदास चेहरा याद किया, जिन्होंने हमेशा ईमानदारी का रास्ता चुना था। वह बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि वह रुद्रा के बिछाए हुए एक बहुत बड़े जाल में खुद अपनी मर्जी से कदम रख रही है। रुद्रा इस विशाल साम्राज्य का एक निर्दयी और क्रूर शासक था, जिसकी नजर में दया और करुणा जैसे शब्दों का कोई स्थान नहीं था। सबसे ऊपरी मंजिल पर लिफ्ट के दरवाजे एक हल्की सी आवाज के साथ खुले और ईशानी बाहर निकली। यह पूरी मंजिल केवल रुद्रा का व्यक्तिगत कार्यालय थी, जहां का वातावरण बेहद रहस्यमय और डरावना लग रहा था। महंगी लकड़ी और काले संगमरमर से सजा हुआ यह गलियारा किसी शक्तिशाली राजा के दरबार जैसा प्रतीत हो रहा था। उसके साधारण जूतों की आवाज उस शांत और खाली गलियारे में गूंज रही थी, जो सीधे उस विशाल कमरे की ओर जा रहा था, जहां उसका सबसे बड़ा दुश्मन उसका बेसब्री से इंतजार कर रहा था। जैसे ही उसने भारी लकड़ी के दरवाजे को धक्का देकर खोला, उसे एक बेहद शानदार और विशाल कमरा दिखाई दिया। रुद्रा कमरे के दूसरे छोर पर एक बहुत बड़ी कांच की खिड़की के पास खड़ा था और नीचे शहर की जगमगाती हुई रोशनियों को देख रहा था। उसने मुड़कर ईशानी की तरफ नहीं देखा, लेकिन उसकी प्रभावशाली और डरावनी उपस्थिति ने पूरे कमरे की हवा को भारी बना दिया था। ईशानी वहीं दरवाजे के पास चुपचाप खड़ी रही और उस आदमी के अगले कदम का धैर्यपूर्वक इंतजार करने लगी, जिसने उसे यहां बुलाया था। क्या तुम सच में सोचती हो कि तुम्हारी यह छोटी सी कोशिश मुझे मेरे फैसले से पीछे हटने पर मजबूर कर देगी? रुद्रा की आवाज गहरी, ठंडी और अत्यधिक अहंकार से भरी हुई थी। उसने धीरे से मुड़कर ईशानी की ओर देखा और उसकी तेज भेदने वाली निगाहों ने उसे सिर से पैर तक मापा। उसके चेहरे के भाव कठोर थे और उसकी आंखों में एक स्पष्ट नफरत और तिरस्कार झलक रहा था। वह ऐसे देख रहा था जैसे ईशानी कोई बहुत ही तुच्छ और मामूली चीज हो, जिसे वह आसानी से अपने पैरों तले कुचल सकता है। मैं यहां आपसे किसी भी तरह की दया या भीख मांगने नहीं आई हूं, मिस्टर रुद्रा, ईशानी ने पूरी दृढ़ता और आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया। उसकी आवाज में जरा भी कंपन नहीं था और उसकी आंखें सीधे रुद्रा की आंखों में बेखौफ होकर झांक रही थीं। यह देखकर रुद्रा को अंदर ही अंदर थोड़ी हैरानी जरूर हुई, क्योंकि वह उम्मीद कर रहा था कि वह लचकी उसके सामने रोएगी और गींग गिजाएगी। लेकिन उसने अपनी इस हैरानी को बड़ी चतुराई से छिपा लिया और अपने चेहरे पर वही कठोर और निर्दयी भाव बनाए रखा। तुम्हारी यह मूर्खतापूर्ण बहादुरी देखकर मुझे सच में बहुत हंसी आ रही है, रुद्रा ने व्यंग्यात्मक लहजे में मुस्कुराते हुए कहा। वह धीमे कदमों से चलते हुए अपनी बड़ी और शानदार मेज के पास पहुंचा और वहां से एक मोटा सा कानूनी दस्तावेज उठा लिया। तुम्हारे पिता ने हमारी कंपनी का जो भारी नुकसान किया है, उसकी भरपाई तुम अपनी पूरी जिंदगी साधारण काम करके भी नहीं कर सकती हो। यह रकम इतनी ज्यादा है कि तुम्हारे जैसे गरीब लोग
इसके बारे में सपने में भी कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं। ईशानी ने निडरता से एक कदम आगे बढ़ाया और अपने अंदर उठते हुए तेज गुस्से पर पूरी तरह से काबू पा लिया। मेरे पिता ने कभी कोई चोरी या बेईमानी नहीं की है और उन्हें वैनगार्ड के ही किसी अंदर के भ्रष्ट व्यक्ति ने एक सोची समझी साजिश के तहत फंसाया है। रुद्रा ने उसकी बात को बीच में ही काटते हुए कहा कि यह सब एक अपराधी द्वारा खुद को बचाने के लिए बोला गया बहुत ही घिनौना और सफेद झूठ है, जिस पर वह कभी विश्वास नहीं करेगा। रुद्रा की आंखों में एक पुरानी और भयानक नफरत की आग अचानक से भड़क उठी, जिसे वह सालों से अपने सीने में दबाए हुए था। तुम्हारे पिता की भयानक लापरवाही की वजह से ही वह महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पूरी तरह से तबाह हो गया था, जिसने मेरे सबसे करीबी गुरु की जान ले ली थी। मैं तुम्हारे पूरे परिवार को उसी तरह से सचक पर लाकर बर्बाद कर दूंगा, जिस तरह से तुमने मेरे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण इंसान को मुझसे हमेशा के लिए निर्दयतापूर्वक छीन लिया था। उसने वह मोटा और कानूनी दस्तावेज मेज पर ईशानी के ठीक सामने जोर से फेंक दिया, जिससे एक तेज आवाज पूरे शांत कमरे में गूंज उठी। अगर तुम सच में अपने पिता को जेल की अंधेरी और भयानक सलाखों के पीछे सड़ने से बचाना चाहती हो, तो तुम्हारे पास केवल एक ही रास्ता बचा है। यह एक विशेष अनुबंध है जिसे मैंने केवल और केवल तुम्हारी झूठी शान और घमंड को पूरी तरह से तोड़ने के लिए बहुत ही सोच समझकर तैयार करवाया है। ईशानी ने कांपते हुए हाथों से उस भारी दस्तावेज को उठाया और उसकी नजरें तेजी से पन्नों पर लिखे हुए कठोर और भयानक शब्दों को पढ़ने लगीं। वह अनुबंध एक तरह का भयानक समझौता था, जिसमें लिखा था कि उसे रुद्रा की गुप्त प्रेमिका बनकर उसकी हर जायज और नाजायज बात को बिना किसी विरोध के मानना होगा। इसके बदले में वह उसके पिता का सारा कर्ज माफ कर देगा, लेकिन इसके लिए उसे अपनी पूरी आजादी, सम्मान और आत्मसम्मान को हमेशा के लिए उसके कदमों में गिरवी रखना होगा। उसने अनुबंध से नजरें हटाकर रुद्रा की ओर देखा और अब उसकी आंखों में डर की जगह एक बहुत ही गहरा और स्पष्ट तिरस्कार साफ दिखाई दे रहा था। आप एक बहुत ही भयानक और गिरे हुए इंसान हैं, जो अपने पैसे और ताकत के घमंड में अंधे होकर मजबूर लोगों की मजबूरी का बहुत ही घिनौना फायदा उठाते हैं। ईशानी के इन कठोर शब्दों को सुनकर रुद्रा को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, बल्कि उसे उस लड़की के चेहरे पर छाई हुई लाचारी और बेबसी देखकर एक अजीब सी शांति और खुशी महसूस हो रही थी। रुद्रा धीरे से अपनी मेज के पार झुका और उसके चेहरे के बिल्कुल करीब आकर एक बेहद ठंडी और खतरनाक आवाज में फुसफुसाते हुए बोला, मैं तुम्हें इस कागज पर अपने हस्ताक्षर करने के लिए केवल 1 मिनट का समय देता हूं, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। मैं आज रात ही पुलिस को तुम्हारे घर भेजूंगा और यह सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हारे पिता अपनी बाकी की पूरी जिंदगी जेल की अंधेरी कोठरी में सहते हुए बिताएं। ईशानी का दिमाग बहुत ही तेजी से अलग अलग दिशाओं में काम करने लगा और वह हर संभव रास्ते के बारे में गहराई से विचार कर रही थी। वह स्वाभाविक रूप से एक बहुत ही चतुर और रणनीतिक सोच रखने वाली लाकी थी, लेकिन इस समय वह चारों तरफ से एक मजबूत जाल में बुरी तरह फंस चुकी थी। उसे अपने पिता को निर्दोष साबित करने और असली अपराधी को पकड़ने के लिए समय चाहिए था, और शायद यह भयानक अनुबंध ही उसे वैनगार्ड के अंदरूनी रहस्यों तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता दे सकता था। उसने मन ही मन यह महसूस किया कि रुद्रा के इतने करीब रहने से उसे कंपनी के सबसे गुप्त और महत्वपूर्ण दस्तावेजों तक आसानी से पहुंचने का एक बहुत बड़ा मौका मिल सकता है। हालांकि यह रास्ता बहुत ही ज्यादा अपमानजनक और कांटों से भरा हुआ था, लेकिन अपने परिवार की खोई हुई इज्जत वापस पाने के लिए वह हर दर्द सहने को तैयार थी। उसने अपनी भावनाओं को पूरी तरह से दबा लिया और तय किया कि वह इस अपमान का घूंट पीकर एक दिन इस पूरे साम्राज्य की सच्चाई सबके सामने जरूर लाएगी। ईशानी ने मेज पर रखा हुआ एक महंगा पेन उठाया और उसका हाथ हस्ताक्षर करने वाली जगह के ठीक ऊपर आकर एक पल के लिए रुक गया। उसने एक गहरी सांस ली
और आखिरी बार रुद्रा की उन ठंडी और घमंडी आंखों में देखा जो अपनी इस क्रूर जीत पर बहुत ही ज्यादा गर्व महसूस कर रही थीं। उसने खुद से एक बहुत ही मजबूत वादा किया कि एक दिन वह इस अहंकारी आदमी को यह सोचने पर पूरी तरह से मजबूर कर देगी कि उसने ईशानी को कमजोर समझकर कितनी बड़ी गलती की है। बिना कोई और शब्द कहे उसने बहुत ही तेजी और दृढ़ता के साथ उस कागज के सबसे निचले हिस्से पर अपने हस्ताक्षर कर दिए। उस बेहद शांत और सन्नाटे से भरे हुए कमरे में पेन के चलने की वह हल्की सी आवाज किसी बहुत बड़े और भयानक फैसले की तरह गूंज रही थी जिसने उसकी पूरी जिंदगी की दिशा ही बदल दी थी। हस्ताक्षर करने के तुरंत बाद उसने उस महंगे पेन को वहीं छोड़ दिया और उस भारी फाइल को खिसकाते हुए रुद्रा की तरफ बहुत ही शांति के साथ बढ़ा दिया। रुद्रा के चेहरे पर एक बहुत ही भयानक और खतरनाक मुस्कान छा गई जो उसकी सालों पुरानी प्यास बुझने की गवाही दे रही थी। उसने उस अनुबंध को अपने हाथों में लिया और उसे अपनी मेज की सबसे सुरक्षित दराज में रखकर हमेशा के लिए बंद कर दिया। अब तुम पूरी तरह से मेरी संपत्ति बन चुकी हो और तुम्हारा अपना कोई भी अस्तित्व नहीं बचा है। ईशानी, उसने अपनी भारी और डरावनी आवाज में कहा जो सीधे उसके कानों में जहर की तरह घुल रही थी। उसने ईशानी को अपना पहला और कड़ा आदेश देते हुए कहा कि उसे आज रात ही अपना सारा सामान लेकर उसके व्यक्तिगत पेंट हाउस में हमेशा के लिए शिफ्ट होना पड़ेगा। तुम अपने पुराने जीवन और उन सभी गरीब लोगों से अपना सारा नाता तुरंत प्रभाव से तोड़ दोगी जो आज तक तुम्हारे साथ रहते आए हैं। मेरे आदेश का बिना किसी सवाल के पालन करना ही अब तुम्हारी जिंदगी का एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए और इसमें किसी भी तरह की कोई देरी या बहानेबाजी मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी। ईशानी ने बिना कुछ कहे केवल अपने सिर को एक बार हल्के से हिलाया और उस कमरे से बाहर जाने के लिए तुरंत पीछे मुड़ गई। इतनी बड़ी मुसीबत और अपमान के बावजूद उसने अपनी आंखों से एक भी आंसू को बाहर नहीं निकलने दिया और अपनी भावनाओं पर पूरी तरह से काबू रखा। उसकी कमर बिल्कुल सीधी थी और उसका सिर बहुत ही गर्व के साथ ऊंचा उठा हुआ था जो यह साफ दिखा रहा था कि उसने अपनी हार को अभी तक मन से बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया है। रुद्रा अपनी जगह पर चुपचाप खजा होकर उसे दरवाजे की ओर जाते हुए बड़ी ही गहराई और आश्चर्य के साथ लगातार देख रहा था। उसे अंदर ही अंदर एक बहुत ही अजीब सी उलझन और गुस्से का एहसास हो रहा था क्योंकि चीजें उसकी योजना के अनुसार बिल्कुल भी नहीं हुई थीं। उसने सोचा था कि वह ल की बुरी तरह से टूटकर उसके पैरों में गिरेगी और रोते हुए उससे माफी मांगेगी, लेकिन वह तो किसी महान रानी की तरह पूरे सम्मान के साथ वहां से बाहर जा रही थी। जैसे ही उसके पीछे वह भारी और महंगा लकड़ी का दरवाजा एक हल्की सी आवाज के साथ बंद हुआ। ईशानी को अपनी नई जिंदगी की खौफनाक सच्चाई का एहसास होने लगा। वह अब इस पूरे शहर के सबसे ताकतवर और खतरनाक आदमी की एक ऐसी गुप्त संपत्ति बन चुकी थी जिसका बाहर की दुनिया में कोई भी नाम या सम्मान नहीं था। उसके कंधों पर अब केवल अपने पिता के कर्ज का ही नहीं बल्कि अपनी खोई हुई इज्जत और आजादी को वापस पाने का एक बहुत ही बड़ा और भारी बोझ आ चुका था। वह तेज कदमों से चलती हुई वैनगार्ड की उस विशाल और घुटन भरी इमारत से बाहर निकली और खुली हवा में एक बहुत ही लंबी और गहरी सांस ली। बाहर की ठंडी और तेज हवा एक बार फिर से उसके चेहरे से टकराई, लेकिन इस बार यह उसे पहले से कहीं ज्यादा ताजी और सुकून देने वाली लग रही थी। उसने खुद को समझाया कि उसने इस लंबी और खतरनाक लड़ाई का पहला और सबसे मुश्किल चरण सफलतापूर्वक पार कर लिया है। हालांकि असली और खौफनाक युद्ध तो अभी बस शुरू ही हुआ है। दूसरी तरफ अपने उस विशाल और शानदार कार्यालय में रुद्रा अभी भी उसी कांच की बही खिड़की के पास खड़ा होकर बाहर की दुनिया को देख रहा था। उसने अपनी जेब से एक पुरानी और छिपी हुई तस्वीर निकाली जिसमें उसके गुरु की तस्वीर थी और उसे देखते ही उसकी आंखों में फिर से वही भयानक गुस्सा लौट आया। उसने खुद से एक बहुत ही गहरा और मजबूत वादा किया कि ईशानी को अपना गुलाम बनाना तो
उसकी इस लंबी और दर्दनाक बदले की आग की बस एक बहुत ही छोटी सी शुरुआत है। उसने अपने दिमाग में एक बहुत ही क्रूर और भयानक योजना बनाई कि वह हर गुजरते दिन के साथ उस लड़की के हौसले और आत्मविश्वास को पूरी तरह से तोल कर रख देगा। वह चाहता था कि वह उसके विशाल और शानदार घर में बिताए गए अपने जीवन के हर एक पल में केवल दर्द और भयानक पीड़ा का ही अनुभव करे। लेकिन इन सब खौफनाक इरादों के बावजूद गहराई में कहीं न कहीं ईशानी की वे निडर और बेखौफ आंखें उसके ख्यालों में लगातार घूम रही थीं और उसे अजीब सी बेचैनी दे रही थीं। ईशानी थक हारकर अपने उस छोटे और पुराने अपार्टमेंट में वापस पहुंची, जो सालों से उसका और उसके बीमार पिता का एकमात्र सुरक्षित ठिकाना रहा था। उसने बहुत ही खामोशी के साथ अपने कुछ जरूरी कपड़ों को एक छोटे से बैग में रखना शुरू किया, ताकि वह रुद्रा के कठोर आदेश का तुरंत पालन कर सके। उसने अपने बिस्तर पर शांति से सो रहे अपने निर्दोष पिता के चेहरे को बहुत ही प्यार से देखा और मन ही मन वादा किया कि वह जल्द ही उन्हें इस झूठे कलंक से हमेशा के लिए मुक्त कर देगी। जैसे ही रात का गहरा और भयानक अंधेरा पूरे शहर पर छाने लगा, एक बहुत ही महंगी और लंबी काले रंग की कार उसके पुराने घर के बाहर आकर चुपचाप रुक गई। ईशानी ने अपना छोटा सा बैग उठाया और बिना किसी डर के उस शानदार और वातानुकूलित कार के अंदर बैठ गई, जो उसे उसके नए और सुनहरे पिंजरे की तरफ ले जा रही थी। हालांकि वह बाहर से पूरी तरह शांत दिख रही थी, लेकिन उसका तेज दिमाग पहले से ही इस भयानक और खतरनाक खेल में अपनी अगली और सबसे महत्वपूर्ण चाल की योजना बना रहा था। वह तेज रफ्तार कार शहर की जगमगाती हुई रोशनियों के बीच से होती हुई अपनी मंजिल की तरफ बहुत ही तेजी से लगातार आगे बढ़ती जा रही थी। ईशानी बहुत ही अच्छी तरह से जानती थी कि उसके सामने आने वाला रास्ता पूरी तरह से अनगिनत कांटों और बहुत ही भयानक अपमान से भरा हुआ सफर होने वाला है। लेकिन अब वह केवल एक लाचार और बेबस शिकार नहीं रह गई थी, बल्कि वह एक ऐसी शांत योद्धा बन चुकी थी जो अपनी इज्जत और सच की लड़ाई लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। दूसरी तरफ रुद्रा अपने उस बेहद शानदार और विशाल पेंट हाउस में आराम से बैठा हुआ था और अपने हाथ में पके हुए एक महंगे वाइन के गिलास से धीरे धीरे घूंट ले रहा था। उसकी नजरों में एक बहुत ही खौफनाक चमक थी, क्योंकि उसके हिसाब से उसके इस भयानक और लंबे इंतकाम का खेल अब आधिकारिक रूप से शुरू हो चुका था। लेकिन वह इस बात से पूरी तरह अनजान था कि जिस लड़की को वह बर्बाद करने के लिए लाया है, वही एक दिन उसकी पूरी जिंदगी और उसकी अंधेरी आत्मा को हमेशा के लिए बदल देगी। रुद्रा का वह शानदार और विशाल पेंट हाउस शहर की सबसे ऊंची और आलीशान इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल पर स्थित था, जहां से पूरी दुनिया बहुत छोटी दिखाई देती थी। ईशानी जब वहां पहली बार पहुंची तो उसे ऐसा लगा जैसे वह सोने की जंजीरों से बंधे हुए एक बेहद खूबसूरत लेकिन घुटन भरे पिंजरे में कैद हो गई है। वहां का हर एक कमरा महंगी कलाकृतियों और भारी रेशमी पर्दों से सजा हुआ था, लेकिन उस जगह पर घर जैसी कोई भी गर्मी या अपनापन बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा था। उसकी पहली रात एक बहुत ही ठंडे और अजनबी बिस्तर पर करवटें बदलते हुए गुजरी, क्योंकि उसके दिमाग में अपने बीमार पिता और उन पर लगे झूठे कलंक के विचार लगातार घूम रहे थे। रुद्रा ने यह सुनिश्चित किया था कि ईशानी का बाहरी दुनिया से हर तरह का संपर्क पूरी तरह से टूट जाए और वह केवल उसकी मर्जी के अनुसार ही अपनी जिंदगी जिए। नौकरों को यह सख्त हिदायत दी गई थी कि वे उससे कोई भी फालतू बात न करें और उसे घर के एक खास हिस्से तक ही सीमित रखें। अगली सुबह रुद्रा ने अपने बदले के खेल का दूसरा और अधिक क्रूर चरण शुरू किया, जो ईशानी के आत्मसम्मान को पूरी तरह से तोड़ने के लिए बहुत ही सावधानी से बनाया गया था। उसने उसे नाश्ते की मेज पर बुलाया और उसके सामने एक बहुत ही लंबी और मुश्किल कामों की सूची रख दी, जिसे उसे आज ही पूरा करना था। उसने जानबूझकर ऐसे काम चुने थे जो न केवल शारीरिक रूप से थका देने वाले थे, बल्कि मानसिक रूप से भी बेहद अपमानजनक और नीचा दिखाने वाले थे। ईशानी ने उस लंबी सूची को बहुत ही शांति के साथ देखा
और बिना किसी विरोध या शिकायत के अपने काम में पूरी तरह से जुट गई, जो रुद्रा के लिए एक बहुत बड़ा आश्चर्य था। उसने घर के सबसे मुश्किल और थका देने वाले हिस्सों की सफाई से लेकर रुद्रा के व्यक्तिगत दस्तावेजों को व्यवस्थित करने तक हर काम को बहुत ही शानदार तरीके से किया। उसके चेहरे पर थकान जरूर थी, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी वही पुरानी चमक और एक अजीब सा गर्व स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। रुद्रा अपने उस शानदार और वातानुकूलित अध्ययन कक्ष में बैठा हुआ था और सुरक्षा कैमरों के जरिए ईशानी की हर एक हरकत पर बहुत ही पैनी और लगातार नजर रख रहा था। वह उम्मीद कर रहा था कि वह लड़की किसी भी पल बुरी तरह से टूट जाएगी और उसके सामने आकर अपने काम और सजा को कम करने की भीख मांगेगी। लेकिन ईशानी की वह अजीब सी खामोशी और उसका हर काम को बिना किसी शिकायत के करने का तरीका रुद्रा के अंदर एक बहुत ही गहरी और अजीब सी उलझन पैदा कर रहा था। दोपहर के समय रुद्रा ने जानबूझकर वैनगार्ड कंपनी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गोपनीय फाइल को मेज से नीचे गिरा दिया, ताकि वह ईशानी के धीरज का एक और कच्चा इम्तिहान ले सके। जब ईशानी उस कमरे में आई तो उसने उसे बहुत ही कठोर और अपमानजनक शब्दों में डांटना शुरू कर दिया और उस पर काम में लापरवाही बरतने का झूठा इल्जाम भी लगाया। वह चाहता था कि वह लचकी गुस्से में आकर पलटकर जवाब दे, ताकि उसे सजा देने का और उसे और ज्यादा प्रताड़ित करने का एक नया और ठोस बहाना मिल सके। लेकिन ईशानी ने अपना आपा बिल्कुल भी नहीं खोया और बहुत ही शांति के साथ नीचे झुककर उन सभी बिखरे हुए कागजों को एक एक करके बड़ी ही सावधानी के साथ उठाना शुरू कर दिया। मैंने यह फाइल नीचे नहीं गिराई है मिस्टर रुद्रा, लेकिन मैं इसे फिर से पूरी तरह से व्यवस्थित करके आपकी मेज पर वापस रख दूंगी। उसकी आवाज में एक ऐसी अजीब सी शांति और आत्मविश्वास था जिसने रुद्रा के उस बनावटी और क्रूर गुस्से को पल भर में ही पूरी तरह से शांत और शक्तिहीन कर दिया। रुद्रा अपनी कुर्सी पर पीछे की तरफ झुक गया और उस लड़की को बहुत ही ध्यान और आश्चर्य के साथ लगातार देखने लगा, जो फर्श पर बैठकर उन महत्वपूर्ण कागजों को सही क्रम में लगा रही थी। वह इस बात पर पूरी तरह से हैरान था कि इतनी भयंकर गरीबी और इतने भय अपमान के बावजूद इस लड़की के अंदर इतना ज्यादा संस्कार और आत्मविश्वास कहां से आ रहा है। उसे पहली बार यह महसूस हुआ कि वह किसी साधारण और कमजोर लड़की से नहीं, बल्कि एक बहुत ही मजबूत और समझदार इंसान से टकराया है। रात के समय जब पूरा घर एक गहरी और डरावनी शांति में डूब जाता था, तब ईशानी अपनी छोटी सी और अंधेरी बालकनी में बैठकर वैनगार्ड कंपनी के कामकाज के बारे में गहराई से विचार करती थी। उसे रुद्रा के कमरे की सफाई करते समय कुछ ऐसे पुराने और महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले थे जिनसे उसे कंपनी के अंदर चल रही कुछ बहुत ही अजीब और संदिग्ध गतिविधियों का हल्का सा अंदाजा हुआ था। उसका तेज और रणनीतिक दिमाग इन सभी छोटी छोटी जानकारियों को आपस में जोड़ने और एक बहुत ही बड़ी तस्वीर बनाने की कोशिश कर रहा था। वह जानती थी कि उसके पिता को फंसाने वाला कोई बेहद चालाक इंसान है, जो अभी भी वैनगार्ड कंपनी के अंदर ऊंचे पद पर बैठकर अपना काला खेल खेल रहा है। ईशानी ने खुद से पक्का वादा किया कि वह रुद्रा की इस अपमानजनक कैद का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करेगी और उस असली अपराधी के चेहरे से नकाब हटाएगी। उसे अपने पिता के लिए पूरा न्याय चाहिए था और इसके लिए वह किसी भी हद तक जाने और कोई भी बड़ा खतरा मोल लेने को पूरी तरह से तैयार थी। अगले कुछ दिनों में रुद्रा ने ईशानी को मानसिक रूप से तोड़ने की अपनी कोशिशों को और भी ज्यादा तेज कर दिया और अपने घर पर अपने कुछ बेहद अमीर और घमंडी दोस्तों को दावत पर बुलाया। उसने ईशानी को सख्त आदेश दिया कि वह एक साधारण नौकरानी की तरह उन सभी मेहमानों को शराब और खाना परोसे, ताकि वह उसे सबके सामने बुरी तरह से जलील और अपमानित कर सके। यह रुद्रा की तरफ से एक बहुत ही नीची और क्रूर चाल थी, जो उसने केवल अपनी पुरानी नफरत को शांत करने के लिए चली थी। ईशानी ने बिना कोई सवाल किए पोशाक पहनी और वाइन की ट्रे लेकर उस विशाल और शोरगुल से भरे हुए ड्राइंग रूम में बहुत ही शालीनता के साथ प्रवेश किया। मेहमान उसे एक अजीब
और हिकारत भरी नजरों से देख रहे थे, और कुछ लोग उसके बारे में आपस में बहुत ही भद्दे और घटिया मजाक भी कर रहे थे, जिन्हें सुनकर किसी को भी रोना आ जाए। लेकिन ईशानी के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, और वह एक मूर्ति की तरह अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रही थी। उसी दावत के दौरान रुद्रा के एक नशे में धुत दोस्त ने जानबूझकर ईशानी के रास्ते में अपना पैर अड़ा दिया, जिससे उसका संतुलन पूरी तरह से बिगड़ गया और वह नीचे फर्श पर गिर पड़ी। वाइन के सारे गिलास बहुत ही तेज और डरावनी आवाज के साथ कांच के छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर बिखर गए, और लाल रंग की वाइन उस महंगे और सफेद कालीन पर खून की तरह फैल गई। पूरा कमरा अचानक से एक भयानक और डरावने सन्नाटे में डूब गया, और सभी लोग रुद्रा की अगली और खौफनाक प्रतिक्रिया का इंतजार करने लगे। रुद्रा तेजी से अपनी जगह से उठा और ईशानी की तरफ बहुत ही गुस्से में बहा, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ भी कह पाता, ईशानी खुद ही अपने पैरों पर बहुत ही शान के साथ खड़ी हो गई। उसने अपने कपों पर लगी गंदगी को अपने हाथों से झांझा और उस नशे में धुत आदमी की आंखों में बहुत ही तेज और डरावने गुस्से के साथ घूरते हुए देखा। आपको अपने इस बेहद घटिया और ओछे व्यवहार के लिए शर्म आनी चाहिए। ईशानी की आवाज पूरे शांत कमरे में किसी तेज और खतरनाक चाबुक की तरह गूंजी। रुद्रा ईशानी की इस निडर प्रतिक्रिया को देखकर एक पल के लिए पूरी तरह से हैरान रह गया, क्योंकि उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वह लड़की ऐसा कर सकती है। इसके बाद उसने कुछ ऐसा किया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। उसने अपने उस दोस्त को बहुत ही कठोर आवाज में अपने घर से तुरंत बाहर निकल जाने का कड़ा आदेश दे दिया। मेहमानों के बीच एक अजीब सी घबराहट फैल गई, और उन्होंने समझ लिया कि इस घर में इस लौकी की स्थिति केवल एक साधारण नौकरानी जैसी बिल्कुल भी नहीं है। जब सभी मेहमान चुपचाप वहां से चले गए, तो उस विशाल और खाली कमरे में केवल रुद्रा और ईशानी ही आमने सामने खड़े रह गए, जिनके बीच एक बहुत ही भारी और अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। तुमने आज रात मेरे उन सभी महत्वपूर्ण मेहमानों के सामने मेरी इज्जत को पूरी तरह से मिट्टी में मिला दिया है। रुद्रा ने बहुत ही धीमी लेकिन बेहद खतरनाक और चेतावनी भरी आवाज में कहा। ईशानी ने अपना सिर गर्व से ऊंचा किया और बिना किसी डर के उसकी उन लाल और गुस्से से भरी हुई आंखों में सीधे देखा। मैंने आपकी कोई इज्जत खराब नहीं की है, बल्कि मैंने केवल अपने आत्मसम्मान की रक्षा की है, जिसे आपके उन घटिया और बदतमीज दोस्तों ने पूरी तरह से कुचलने की एक बहुत ही घिनौनी कोशिश की थी। अगर आप सच में सोचते हैं कि मैं आपके कुछ चंद रुपयों और इस दिखावटी अनुबंध के लिए अपनी सारी इज्जत और इंसानियत को बेच दूंगी, तो आप एक बहुत ही बाहे और गहरे धोखे में जी रहे हैं। मैं गरीब जरूर हो सकती हूं, लेकिन मेरा ज़मीर और मेरा चरित्र आपके उन अमीर दोस्तों से कई गुना ज्यादा साफ और पवित्र है। ईशानी के इन कठोर और सच्चे शब्दों ने रुद्रा के दिमाग में एक बहुत ही जोरदार और गहरा प्रहार किया, जिसने उसकी सोच के कई बंद और जंग लगे हुए दरवाजों को अचानक से खोल दिया। वह हमेशा से यह मानता आया था कि पैसा और ताकत दुनिया की किसी भी चीज या इंसान को बहुत ही आसानी से खरीद सकते हैं और उन्हें पूरी तरह से अपने कदमों में झुका सकते हैं। लेकिन यह लकी उसके उन सभी पुराने और घमंडी उसूलों को एक एक करके बहुत ही बेरहमी के साथ तो रही थी और उसे अंदर तक हिला रही थी। उस रात के बाद से रुद्रा के बर्ताव में एक बहुत ही अजीब और धीमा सा बदलाव आना शुरू हो गया, जिसे वह खुद भी अच्छी तरह से समझ या पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर पा रहा था। उसने ईशानी को वे सभी छोटे और अपमानजनक काम देने पूरी तरह से बंद कर दिए, जो वह उसे केवल मानसिक रूप से प्रताड़ित करने और नीचा दिखाने के लिए लगातार दिया करता था। इसके बजाय उसने उसे अपने शानदार और विशाल पुस्तकालय में समय बिताने और वहां रखी हुई कुछ अच्छी और ज्ञानवर्धक किताबें पढ़ने की पूरी अनुमति दे दी। ईशानी ने इस नए और शानदार मौके का बहुत ही अच्छी तरह से फायदा उठाया और अपना ज्यादातर समय उस विशाल और शांत पुस्तकालय की उन भारी और पुरानी किताबों के बीच बिताना शुरू कर दिया।
वह न केवल साहित्य और इतिहास पढ़ती थी, बल्कि वह व्यापार और अर्थशास्त्र की उन सभी मुश्किल किताबों का भी बहुत ही गहराई से अध्ययन करती थी, जो रुद्रा के काम से सीधे तौर दो हो जा रूप से जुई हुई थीं। उसका तेज दिमाग एक सूखे और प्यासे स्पंज की तरह हर एक नई और महत्वपूर्ण जानकारी को अपने अंदर बहुत ही तेजी से सोख रहा था। रुद्रा अक्सर रात के समय छुपकर ईशानी को उस शांत और बाह्य पुस्तकालय में गहरी पचाई करते हुए देखता था, और उसके चेहरे की उस अजीब सी शांति और एकाग्रता को देखकर पूरी तरह से खो जाता था। उसके मन में कई बार यह विचार आता था कि अगर हालात कुछ अलग होते और उनके बीच यह गहरी दुश्मनी नहीं होती, तो शायद वे दोनों एक बहुत ही बेहतरीन और मजबूत जौ ही बन सकते थे। लेकिन तभी उसे अपने मरे हुए गुरु का चेहरा याद आ जाता था, और वह नफरत की आग में फिर से पूरी तरह से जलने लगता था। एक रात रुद्रा पुस्तकालय में गया और उसने ईशानी को वैनगार्ड कंपनी की एक बहुत ही जटिल और पुरानी वित्तीय रिपोर्ट को बहुत ही ध्यान से पढ़ते हुए देखा, जिसे समझना अच्छे अच्छे विशेषज्ञों के लिए भी मुश्किल था। तुम इन बेकार और मुश्किल कागजों में अपना संभर कंपनी के तान से कीमती समय क्यों बर्बाद कर रही हो? तुम्हें यह सब बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। रुद्रा ने एक हल्की सी व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ उससे यह तीखा सवाल पूछा। ईशानी ने रिपोर्ट से अपनी नजरें उठाईं और बहुत ही शांत और आत्मविश्वास से भरी हुई आवाज में उसका सीधा और सटीक जवाब दिया। मुझे यह बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ रहा है कि पिछले 3 सालों में इस खास प्रोजेक्ट में बहुत ही बड़े पैमाने पर हेराफेरी और पैसों की चोरी की गई है मिस्टर रुद्रा। ईशानी की इस एक छोटी सी लाइन ने रुद्रा के होश पूरी तरह से उड़ा दिए, क्योंकि वह खुद पिछले कई हफ्तों से अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर उस भयानक और छुपी हुई गलती को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। उसने तेजी से वह रिपोर्ट ईशानी के हाथों से छीन ली और उन सभी पन्नों को बहुत ही हैरानी और घबराहट के साथ देखने लगा। ईशानी ने अपनी जगह से उठे बिना ही अपनी उंगली से उन सभी गलत और छुपे हुए आंखों की तरफ इशारा किया, जो किसी बहुत ही चालाक और शातिर इंसान ने बही ही होशियारी के साथ वहां डाले थे। उसने रुद्रा को वह पूरी गणित और वह भयानक वित्तीय जाल बहुत ही सरल और आसान भाषा में समझा दिया, जिसे देखकर कोई भी आम इंसान धोखा खा सकता था और उसे सच मान सकता था। रुद्रा अवाक और पूरी तरह से स्तब्ध रह गया, क्योंकि उस युवा और गरीब लड़की ने वह काम कर दिखाया था जो उसके महंगे विशेषज्ञ भी नहीं कर पाए थे। उस रात रुद्रा को यह पूरी तरह से यकीन हो गया कि ईशानी केवल एक साधारण और कमजोर लड़की नहीं है, बल्कि वह एक बहुत ही दुर्लभ और कीमती हीरा है, जिसे उसने गलती से पत्थर समझ लिया था। उसके अंदर की वह गहरी और पुरानी नफरत अब धीरे धीरे एक बहुत ही अजीब और मजबूत सम्मान में बदलने लगी थी, जो उसे अंदर ही अंदर एक बहुत ही मीठी और नई बेचैनी दे रही थी। वह अब ईशानी को अपनी एक बंदी या गुलाम की तरह नहीं, बल्कि एक बहुत ही योग्य और समझदार प्रतिद्वंद्वी के रूप में देखने लगा था। दूसरी तरफ ईशानी को रुद्रा के बदलते व्यवहार से कोई भी खास फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उसका पूरा ध्यान केवल अपने पिता को झूठे कलंक से आजाद कराने पर था। उसने वित्तीय रिपोर्ट में जो गलती पकड़ी थी, उसने उसे एक बहुत ही मजबूत उम्मीद दी थी कि असली अपराधी कोई ऐसा इंसान है जो वित्त विभाग के बहुत करीब है और सब कुछ जानता है। वह जानती थी कि उसे अब और भी ज्यादा सतर्क और होशियार रहना होगा, क्योंकि वह एक बहुत ही खतरनाक और अंधेरे रास्ते पर आगे चल रही थी। वैनगार्ड कंपनी के उस विशाल और काले बोर्डरूम में निशांत नाम का एक बहुत ही चालाक और खतरनाक इंसान अपनी कुर्सी पर बैठकर इन सभी नई और अजीब घटनाओं के बारे में लगातार सोच रहा था। उसे अपने खास और गुप्त सूत्रों से यह अच्छी तरह से पता चल चुका था कि रुद्रा अपने घर में किसी अनजान लड़की को लेकर आया है, जो बहुत ही तेज और चालाक दिमाग वाली साबित हो रही है। निशांत को यह डर सताने लगा था कि कहीं वह लड़की उसके उन पुराने
और काले राजों तक न पहुंच जाए जिन्हें उसने बहुत ही गहराई में दफनाया था। ईशानी का वह सुनहरा और घुटन भरा पिंजरा अब धीरे धीरे उसके लिए एक बहुत ही मजबूत हथियार बनता जा रहा था, जिसका इस्तेमाल करके वह अपने दुश्मनों को पूरी तरह से बर्बाद करने वाली थी। रुद्रा की वह कठोर और नफरत से भरी हुई दीवार अब दरक चुकी थी और उसके दिल के गहरे कोने में ईशानी के लिए एक नया और अजीब सा स्थान बन रहा था। यह एक बहुत ही खामोश और डरावने तूफान से पहले की अजीब सी शांति थी, जो जल्द ही वैनगार्ड के पूरे साम्राज्य को हिलाने वाली थी। वैनगार्ड कॉरपोरेशन के उस विशाल और चमचमाते कांच के मुख्यालय में आज सुबह से ही एक बहुत भयानक और डरावना तूफान पूरी तरह से बरपा हुआ था। शहर के सभी प्रमुख समाचार चैनलों और अखबारों में कंपनी के खिलाफ एक बहुत ही बड़ा और झूठा वित्तीय घोटाला सामने आया था, जिसने पूरे शेयर बाजार को बुरी तरह से हिलाकर रख दिया था। रुद्रा अपने उस शानदार और बने कार्यालय में एक घायल और खूंखार शेर की तरह इधर-उधर तेजी से चक्कर लगा रहा था और उसकी लाल आंखें गुस्से से पूरी तरह से जल रही थीं। बोर्डरूम के अंदर बैठे हुए सभी बाएं और अनुभवी अधिकारी इस अचानक आई हुई भारी और जानलेवा मुसीबत से पूरी तरह से घबराए हुए थे और उनके चेहरों पर साफ डर दिखाई दे रहा था। इन सभी डरे हुए चेहरों के बीच केवल निशांत ही एक ऐसा इंसान था जो अपनी कुर्सी पर बहुत ही शांति से बैठा हुआ था और अंदर ही अंदर अपनी इस भयानक और खतरनाक जीत का जश्न मना रहा था। उसने बहुत ही चालाकी और होशियारी के साथ यह पूरा और झूठा खेल रचा था ताकि वह रुद्रा को हमेशा के लिए बर्बाद कर सके। रुद्रा ने अपने सभी महंगे और सबसे अनुभवी वित्तीय सलाहकारों को इस भारी और खतरनाक संकट से बाहर निकलने का कोई भी ठोस और अच्छा रास्ता खोजने का बहुत ही सख्त और कज्जा आदेश दिया था, लेकिन उनमें से कोई भी इंसान उस जटिल और उलझे हुए जाल को पूरी तरह से तोड़ने में सफल नहीं हो पा रहा था, जिसे निशांत ने बहुत ही शातिर और चालाक दिमाग से बुना था। रुद्रा को अब यह पूरी तरह से महसूस होने लगा था कि उसका वह विशाल और ताकतवर साम्राज्य अब बहुत ही तेजी से उसके हाथों से हमेशा के लिए फिसलता जा रहा है। दूसरी तरफ उस बेहद शांत और शानदार पेंटहाउस में ईशानी भी टेलीविजन की बड़ी और चमकदार स्क्रीन पर वैनगार्ड कंपनी की इस लगातार और तेजी से गिरती हुई भयानक स्थिति को बहुत ही ध्यान से देख रही थी। उसे यह समझने में बिल्कुल भी देर नहीं लगी कि यह कोई साधारण और छोटी गलती नहीं है, बल्कि यह किसी बहुत ही शक्तिशाली और चालाक दुश्मन की एक बहुत ही सोची समझी और गहरी साजिश है। उसने तुरंत अपना लैपटॉप खोला और उन सभी पुराने और महत्वपूर्ण दस्तावेजों को दोबारा से बहुत ही गहराई के साथ जांचना शुरू कर दिया। ईशानी का वह बहुत ही तेज और रणनीतिक दिमाग बिजली की गति से काम कर रहा था और वह अलग अलग और बिखरे हुए सुरागों को एक साथ मिलाकर एक बहुत ही साफ और स्पष्ट तस्वीर बनाने की पूरी कोशिश कर रही थी। उसने देखा कि मीडिया में जो भी झूठे और मनगढ़ंत आरोप लगाए जा रहे हैं, वे ठीक उन्हीं गलत और छिपे हुए आंखों से पूरी तरह से मेल खाते हैं जिन्हें उसने रुद्रा के उस बगे और शांत पुस्तकालय में पहली बार बहुत ही आसानी से खोज निकाला था। यह एक बहुत ही बगी और महत्वपूर्ण जानकारी थी। उसने बिना कोई भी अपना कीमती समय बर्बाद किए तुरंत एक साधारण और सस्ती टैक्सी बुलाई और वैनगार्ड कंपनी के उस विशाल और ऊंचे मुख्यालय की तरफ बहुत ही तेजी के साथ निकल पड़ी। रास्ते में उसने अपने दिमाग में एक बहुत ही मजबूत और अचूक योजना तैयार कर ली थी कि वह किस तरह से इन झूठे आरोपों का एक बहुत ही ठोस जवाब पूरी दुनिया के सामने पेश करेगी। उसे रुद्रा की नहीं, बल्कि उन सभी हजारों बेगुनाह कर्मचारियों की चिंता थी जिनकी नौकरी इस भयानक संकट की वजह से खतरे में पड़ चुकी थी। जब ईशानी कंपनी की उस भव्य इमारत में पहुंची तो वहां का पूरा माहौल किसी बहुत बाधे और भयानक युद्ध के मैदान जैसा पूरी तरह से बिखरा हुआ और डरावना लग रहा था। सुरक्षा कर्मियों ने उसे अंदर जाने से रोकने की बहुत ही कई कोशिश की, लेकिन उसने उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और सीधे उस खास लिफ्ट की तरफ बहुत ही तेजी से भाग गई जो रुद्रा के निजी
और सबसे ऊपरी मंजिल वाले कार्यालय तक जाती थी। उसकी आंखों में एक अजीब और बहुत ही खतरनाक दृढ़ता पूरी तरह से साफ दिखाई दे रही थी। रुद्रा उस विशाल और बहुत ही डरावने बोर्डरूम में अपने सभी डरे हुए और पसीने से तरबतर अधिकारियों पर बहुत ही बुरी तरह से चिल्ला रहा था, जब अचानक से वह भारी और महंगा लकड़ी का दरवाजा एक बहुत ही जोरदार आवाज के साथ खुला। सभी लोगों की हैरान और चौंकी हुई नजरें उस दरवाजे की तरफ तेजी से घूम गईं, जहां ईशानी बिल्कुल अकेली और निडर होकर खड़ी थी और उसके हाथ में एक छोटा लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण पेन ड्राइव चमक रहा था। रुद्रा उसे वहां देखकर एक पल के लिए पूरी तरह से हैरान और अवाक रह गया। तुम इस समय यहां पर क्या कर रही हो? ईशानी, मैंने तुम्हें अपने उस शांत और सुरक्षित घर में ही रहने का बहुत ही सख्त आदेश दिया था। रुद्रा ने बहुत ही तेज और गुस्से से भरी हुई डरावनी आवाज में उससे पूछा, लेकिन ईशानी पर उसके इस भयानक और झूठे गुस्से का कोई भी असर नहीं हुआ और वह बहुत ही शांत और आत्मविश्वास से भरे हुए धीमे कदमों के साथ उस बही और लंबी मेज के बिल्कुल करीब आकर निडरता से खड़ी हो गई। उसने वह छोटी सी पेन ड्राइव उस भारी मेज पर रख दी। मैं यहां आपकी इस पूरी तरह से डूबती हुई और बर्बाद होती हुई कंपनी को बचाने के लिए आई हूं मिस्टर रुद्रा, क्योंकि आपके ये सभी महंगे और अनुभवी विशेषज्ञ इस मुसीबत से बाहर निकलने में पूरी तरह से नाकाम साबित हो चुके हैं। ईशानी की यह बहुत ही साफ और तेज आवाज पूरे शांत और डरे हुए बोर्डरूम में किसी बहुत भई चेतावनी की तरह गूंजी और सभी लोग एक दूसरे का मुंह बहुत ही हैरानी और अजीब सी घबराहट के साथ देखने लगे। निशांत के माथे पर भी चिंता की एक छोटी सी लकीर साफ उभर आई। रुद्रा ने पहले उस छोटी सी पेन ड्राइव को देखा और फिर ईशानी की उन बहुत ही निडर और सच्चाई से भरी हुई आंखों में गहराई से झांका, जो इस समय पूरे आत्मविश्वास के साथ चमक रही थीं। वह बहुत ही अच्छी तरह से जानता था कि यह लड़की कितनी ज्यादा समझदार और तेज दिमाग वाली है। इसलिए उसने अपने उस भारी और डरावने अहंकार को एक तरफ रखकर उसे बोलने और अपनी बात पूरी तरह से साबित करने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और आखिरी मौका दे दिया। उसने अपने सभी अधिकारियों को चुपचाप बैठ जाने का कड़ा और सख्त इशारा किया। ईशानी ने वह पेन ड्राइव वहां मौजूद मुख्य कंप्यूटर में लगाई और कुछ ही सेकंड में सामने लगी हुई उस बहुत ही बड़ी और चमकदार स्क्रीन पर जटिल अंकों का एक बहुत ही लंबा और गहरा जाल पूरी तरह से फैल गया। उसने बहुत ही आसान और स्पष्ट भाषा में उन सभी डरे हुए अधिकारियों को समझाना शुरू किया कि कैसे बाहर की मीडिया में चल रही पूरी खबर एक बहुत ही सोची समझी साजिश का हिस्सा है, जिसे केवल कंपनी के शेयर गिराने के लिए फैलाया गया है। उसकी हर बात में एक बहुत ही अचूक और शानदार तर्क था। उसने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे एक बहुत ही खास हिस्से को लाल रंग से हाईलाइट किया और बताया कि असली खातों से कोई भी पैसा या डेटा कभी बाहर नहीं गया है, बल्कि यह केवल एक चालाक हैकर का झूठा भ्रम है। जो दस्तावेज बाहर मीडिया में जानबूझकर लीक किए गए हैं, वे सभी पूरी तरह से जाली हैं और उनमें एक बहुत ही और बेवकूफाना गणितीय गलती है, जिसे आपके ये सभी भाई और अनुभवी सलाहकार इतनी देर से बिल्कुल भी नहीं पकड़ पा रहे थे। सभी लोग उसकी इस शानदार और अद्भुत समझ को देखकर पूरी तरह से दंग रह गए। हमें बस इन सभी जाली और झूठे आंखों को एक बहुत ही मजबूत और सही कानूनी दस्तावेज के साथ प्रेस के सामने तुरंत जारी करना होगा और बाजार को यह साफ बताना होगा कि वैनगार्ड कंपनी की वित्तीय स्थिति पहले की तरह ही पूरी तरह से सुरक्षित है। अगर हम अगले 15 मिनट के अंदर यह सही जानकारी मीडिया को दे देते हैं तो कंपनी के लगातार गिरते हुए शेयरों को बहुत ही आसानी से रुकने और वापस ऊपर बढ़ने का पूरा मौका मिल जाएगा। ईशानी ने अपनी पूरी बात को बहुत ही ज्यादा आत्मविश्वास के साथ खत्म किया। रुद्रा ने बिना एक भी पल सोचे या कोई भी फालतू सवाल किए अपने जनसंपर्क विभाग के सबसे बड़े अधिकारी को ईशानी की योजना पर तुरंत और बहुत ही तेजी के साथ काम करने का एक सख्त आदेश दे दिया।
अगले कुछ ही मिनटों में वैनगार्ड कंपनी ने अपना एक बहुत ही विस्तृत और सटीक स्पष्टीकरण सभी प्रमुख समाचार चैनलों और मीडिया के लोगों को बहुत ही तेजी के साथ भेज दिया, जिसने पूरे बाजार में फैले हुए उस भयानक डर को कुछ ही समय में पूरी तरह से शांत कर दिया। ईशानी का वह शानदार दिमाग अपना काम कर चुका था। कुछ ही घंटों के अंदर कंपनी के शेयर, जो बहुत ही भयानक गति से नीचे की तरफ गिर रहे थे, उन्होंने अचानक से रुककर एक बार फिर से ऊपर की ओर बढ़ना शुरू कर दिया और पूरा डरावना संकट टल गया। उस विशाल और घुटन भरे बोर्डरूम में मौजूद सभी लोगों ने एक बहुत ही लंबी और राहत भरी सांस ली, और कुछ अधिकारियों ने तो ईशानी की इस महान बुद्धिमानी के लिए अपने हाथों से धीरे धीरे तालियां भी बजानी शुरू कर दी। रुद्रा अपनी कुर्सी पर बहुत ही शांति और गर्व के साथ बैठा हुआ ईशानी को लगातार देख रहा था, लेकिन इस पूरी खुशी से भरी हुई भीड़ में केवल निशांत का चेहरा ही गुस्से और भयानक निराशा से पूरी तरह से काला पड़ चुका था, क्योंकि उसकी महीनों की मेहनत पल भर में मिट्टी में मिल गई थी। वह ईशानी को एक बहुत ही खतरनाक और जहरीली नजर से लगातार घूर रहा था और मन ही मन इस अनजान लड़की को अपनी अगली और सबसे खतरनाक चाल का मुख्य निशाना बनाने की कस्में खा रहा था, जिसने उसके इस अचूक खेल को पूरी तरह से बर्बाद करके रख दिया था। उसे अब एक नई योजना बनानी थी। जब वह विशाल बोर्डरूम धीरे धीरे पूरी तरह से खाली हो गया और वहां केवल रुद्रा और ईशानी ही आमने सामने अकेले बच गए, तो उस शांत कमरे की हवा में एक बहुत ही अजीब और नई सी नमी छा गई। रुद्रा अपनी जगह से उठा और बहुत ही धीमे लेकिन बेहद विश्वास से भरे कदमों के साथ उस लड़की की तरफ बढ़ने लगा, जिसने आज उसकी मेहनत और उसके इतने बड़े साम्राज्य को राख होने से बचा लिया था। उसके चेहरे पर अब वह पुरानी नफरत और वह घिनौना अहंकार बिल्कुल भी नहीं था जो पहले हमेशा हुआ करता था। तुमने आज जो कुछ भी किया है ईशानी, उसके लिए मैं तुम्हारा दिल से आभारी हूं, क्योंकि तुम्हारे बिना आज वैनगार्ड कंपनी पूरी तरह से बर्बाद और खत्म हो चुकी होती। रुद्रा की आवाज में एक बहुत ही अजीब और पहली बार महसूस की जाने वाली विनम्रता थी। उसने ईशानी की आंखों में गहराई के साथ झांका और उसे यह पूरी तरह से महसूस हुआ कि यह लड़की केवल एक सुंदर चेहरा नहीं है, बल्कि यह एक बहुत ही तेज और शानदार दिमाग वाली साहसी योद्धा है, जिसे उसने हमेशा से बुरी तरह से गलत समझा था। मैंने यह सब आपके या आपकी इस विशाल कंपनी के लिए बिल्कुल भी नहीं किया है मिस्टर रुद्रा, बल्कि मैंने यह केवल उन मासूम और बेगुनाह लोगों के लिए किया है जिनकी रोटी इस कंपनी से जुड़ी हुई है। ईशानी ने अपना चेहरा शांत रखते हुए उसे एक सीधा और सच्चा जवाब दिया। वह अभी भी उस बहुत ही अपमानजनक अनुबंध को नहीं भूली थी, जिसने उसकी पूरी जिंदगी की आजादी और उसके सम्मान को इस घमंडी आदमी के पैरों में बहुत ही बेदर्दी और क्रूरता के साथ हमेशा के लिए जंजीरों में पूरी तरह से बांध दिया था। ईशानी के इन कठोर और सच्चे शब्दों ने रुद्रा के दिल में एक बहुत ही गहरा दर्द पैदा कर दिया, जो किसी तेज और धारदार चाकू के कटने जैसा भयानक लग रहा था। उसे पहली बार अपनी उस भयानक गलती और अपनी उस बहुत ही अंधी नफरत पर बहुत ही ज्यादा और सच्चा पछतावा होने लगा था, जिसकी वजह से उसने एक बहुत ही पवित्र और महान आत्मा को इतनी भयानक सजा दी थी। वह अब ईशानी को एक बहुत ही अलग और नई नजर से देखने के लिए पूरी तरह से अंदर से मजबूर हो चुका था। तुम्हें आज रात मेरे साथ उसी पुरानी नौकरानी की तरह नहीं, बल्कि मेरे एक बहुत ही खास और सम्मानजनक मेहमान की तरह बैठकर खाना खाना होगा, और यह मेरा कोई आदेश नहीं, बल्कि मेरा एक सच्चा अनुरोध है। रुद्रा ने अपने हाथ को बहुत ही सम्मान के साथ आगे बढ़ाया और ईशानी की तरफ एक बहुत ही छोटी लेकिन बेहद साफ और सच्ची मुस्कान के साथ देखा, जो उसके कठोर चेहरे पर बहुत ही कम दिखाई देती थी। ईशानी ने उसके उस बहे हुए हाथ को देखा और एक पल के लिए वह भी गहरी सोच में पा गई। मैं आपके इस नए और अचानक आए हुए अनुरोध को पूरी तरह से स्वीकार करती हूं मिस्टर रुद्रा, लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि मैं आपकी उन सभी पुरानी गलतियों को इतनी आसानी से और इतनी जल्दी भूल गई हूं। ईशानी ने उसके हाथ को पकड़ने से पूरी तरह से इनकार कर दिया
और अपना रास्ता खुद बनाते हुए उस विशाल बोर्डरूम से बाहर की तरफ बहुत ही शान के साथ निकल गई। रुद्रा वहीं खजा होकर उसे जाते हुए देख रहा था और उसके दिल में एक नई और मीठी सी धड़कन पहली बार तेजी से धक रही थी। उस रात उस विशाल और शानदार पेंटहाउस की भोजन की मेज का पूरा नजारा पहले के उन सभी घुटन भरे दिनों से बहुत ही ज्यादा और पूरी तरह से अलग लग रहा था, जहां दोनों एक साथ आमने सामने बैठे हुए थे। रुद्रा ने ईशानी के साथ कंपनी के बहुत ही महत्वपूर्ण व्यापारिक मामलों पर बिल्कुल उसी तरह से गंभीरता के साथ चर्चा की जैसे वह अपने किसी बहुत ही खास और सबसे काबिल साझेदार के साथ हमेशा करता था। ईशानी ने भी उसकी हर बात का बहुत ही तार्किक और सटीक जवाब दिया, जिससे रुद्रा उसकी समझदारी का दीवाना हो गया। उन दोनों के बीच चल रही उस बहुत ही लंबी और गहरी बातचीत के दौरान एक बहुत ही अनकहा और अजीब सा नया रिश्ता धीरे धीरे और पूरी तरह से चुपचाप आकार ले रहा था, जिसे दोनों ही अंदर से महसूस कर रहे थे। रुद्रा को अब ईशानी की वह साधारण सी सुंदरता और उसकी आंखों की वह तेज चमक दुनिया की सबसे कीमती और सबसे खास चीज लगने लगी थी, जिसे वह हमेशा के लिए अपने पास रखना चाहता था। वह पहली बार अपनी नफरत की उस गहरी खाई से बाहर निकलकर प्यार की नई रोशनी को महसूस कर रहा था। ईशानी भी रुद्रा के इस बहुत ही अचानक बदलाव को देखकर अपने अंदर एक बहुत ही अजीब उलझन महसूस कर रही थी, क्योंकि वह आदमी अब वह क्रूर शैतान नहीं लग रहा था जिसने उसे जबरन कैद किया था। हालांकि उसका दिमाग अभी भी उसे लगातार चेतावनी दे रहा था कि वह इस आदमी पर इतनी जल्दी बिल्कुल भी विश्वास न करे, लेकिन उसका दिल रुद्रा की उन सच्ची आंखों में खोने के लिए बेताब हो रहा था। यह एक बहुत ही खतरनाक स्थिति थी जिसने उसकी रातों की नींद पूरी तरह से उड़ा दी थी। लेकिन इन दोनों के बीच पनप रहे इस बहुत ही नाजुक रिश्ते के बिल्कुल बाहर उस विशाल कंपनी के अंधेरे और डरावने कोने में निशांत अपनी एक बहुत ही नई और जानलेवा चाल को पूरी तरह से तैयार कर चुका था। वह जानता था कि जब तक ईशानी रुद्रा के साथ एक मजबूत ढाल बनकर खड़ी है, तब तक वह अपने किसी भी काले मंसूबे में कभी भी सफल नहीं हो पाएगा और उसे रोकना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। एक बहुत ही खौफनाक तूफान अब तेजी से उनकी तरफ बार रहा था, जो जल्द ही उन दोनों की पूरी दुनिया को हिलाने वाला था। अगली सुबह वैनगार्ड कारपोरेशन के उस विशाल और चमचमाते मुख्यालय की हवा में एक बहुत ही अजीब और नई तरह की शांति छाई हुई थी। रुद्रा ने अपने उस शानदार और भव्य कार्यालय में ईशानी के लिए एक बहुत ही खास और नई मेज लगवाई थी, जो बिल्कुल उसकी मेज के सामने रखी गई थी। यह कोई साधारण और छोटा बदलाव नहीं था, बल्कि यह पूरे साम्राज्य को यह बताने का एक बहुत ही खुला और स्पष्ट संदेश था कि ईशानी अब केवल एक साधारण कर्मचारी या कोई मामूली इंसान नहीं, बल्कि उसकी सबसे खास और सबसे महत्वपूर्ण साझेदार बन चुकी है। ईशानी ने अपनी उस नई और शानदार जगह पर बैठकर उन सभी जटिल फाइलों को बहुत ही ध्यान और बारीकी से देखना शुरू किया, जिन्हें निशांत ने सालों से छुपाकर रखा था। वह और रुद्रा अब एक ऐसी मजबूत और अभेद्य टीम बन चुके थे, जिसे तोड़ना या हराना किसी भी ताकतवर दुश्मन के लिए बिल्कुल भी आसान और संभव काम नहीं था। उनका सबसे पहला और अहम लक्ष्य निशांत के उन सभी भ्रष्ट और लालची साथियों को एक एक करके पूरी तरह से खत्म करना था, जो कंपनी के अंदर एक खतरनाक और जहरीले सांप की तरह फैले हुए थे। रुद्रा के सबसे महंगे और तेज वकीलों की पूरी टीम ने रात भर जागकर और काई मेहनत करके ईशानी के निर्दोष पिता को डरावनी जेल से बाहर निकालने का कानूनी आदेश प्राप्त कर लिया था। जब ईशानी को यह बहुत ही अच्छी खबर मिली, तो उसकी आंखों में खुशी और राहत के सच्चे आंसू अचानक से छलक आए। उसने रुद्रा की तरफ एक बहुत ही गहरी और कृतज्ञता से भरी नजर से देखा, क्योंकि उस आदमी ने अपना किया हुआ पहला और सबसे महत्वपूर्ण वादा पूरी ईमानदारी से निभाया था। ईशानी अपने पिता से मिलने के लिए शहर के उस पुराने और छोटे अस्पताल में पहुंची,
जहां उन्हें जेल से निकलने के तुरंत बाद आराम और इलाज के लिए सुरक्षित तरीके से रखा गया था। अपने पिता के उस कमजोर और थके हुए चेहरे को देखकर उसका दिल बुरी तरह से टूट गया, लेकिन उसने अपने आंसुओं को बहुत ही बहादुरी के साथ आंखों में ही रोक लिया। उसने अपने पिता के कमजोर हाथों को अपने हाथों में लेकर यह पक्का और अटल वादा किया कि वह असली अपराधियों को कभी भी आसानी से नहीं छोड़ेगी। रुद्रा ने इस पूरी मुलाकात के दौरान अस्पताल के बाहर अपनी लंबी और शानदार कार में बैठकर ईशानी का खामोशी और धैर्य के साथ इंतजार किया और उसकी सुरक्षा का कड़ा ध्यान रखा। वह अब ईशानी को कोई भी छोटा या बहरा दुख देते हुए बिल्कुल नहीं देख सकता था, क्योंकि उसके दिल में अब नफरत की जगह एक बहुत ही अजीब और सच्चा प्यार पूरी तरह से अपनी जगह बना चुका था। जब ईशानी बाहर आई तो उसने बिना कुछ कहे रुद्रा के कंधे पर अपना सिर रख दिया और रुद्रा ने उसे मजबूत और सुरक्षित एहसास दिया। उन दोनों ने मिलकर वैनगार्ड कंपनी के अंदर चल रहे निशांत के काले और गंदे नेटवर्क को पूरी तरह से काटने और बर्बाद करने की एक बेहद शानदार रणनीति सावधानी से बनाई। ईशानी ने जानबूझकर कुछ ऐसे गलत और जाली वित्तीय दस्तावेज तैयार किए जो निशांत के जासूसों को आसानी से मिल सके, ताकि वह उन्हें एक गहरे और अंधेरे जाल में फंसा सके। यह एक बहुत ही खतरनाक और जोखिम भरा दिमागी खेल था, जिसमें एक भी छोटी सी चूक उन दोनों की जान और पूरे साम्राज्य को खतरे में डाल सकती थी। निशांत अपने विशाल और आलीशान घर में बैठकर अपने उन मूर्ख और बिके हुए जासूसों द्वारा लाई गई सभी गलत और जाली जानकारियों को बहुत ही ध्यान और खुशी के साथ लगातार पढ़ रहा था। उसे यह बिल्कुल भी शक नहीं हुआ कि ईशानी और रुद्रा मिलकर उसे बहुत ही चालाकी के साथ एक ऐसे खौफनाक और गहरे गड्ढे में धकेल रहे हैं जहां से उसका बाहर निकल पाना पूरी तरह से नामुमकिन है। वह अपने उसी पुराने और भयानक अहंकार में अंधा होकर अपनी झूठी जीत के बहुत ही भाए और सुनहरे सपने देख रहा था। ईशानी ने कंपनी के कुछ पुराने और ईमानदार शेयरधारकों से छुपकर और गुप्त तरीके से मुलाकात की, जिन्हें निशांत ने हमेशा अपनी डरावनी और गंदी राजनीति के जरिए दबाकर रखा था। उसने उन सभी अनुभवी लोगों के सामने निशांत की भयानक और घिनौनी सच्चाइयों के बहुत ही पक्के और ठोस सबूत पेश किए, जिन्हें देखकर वे सभी लोग पूरी तरह से हैरान और गुस्से में आ गए। ईशानी की तेज और प्रभावशाली बातों ने उन सभी डरे हुए लोगों के अंदर एक नई और बहुत ही मजबूत हिम्मत और ताकत भर दी। रुद्रा अपनी तरफ से उन सभी भ्रष्ट और लालची अधिकारियों को एक एक करके उनके ऊंचे पदों से बेरहमी और तेजी के साथ बाहर निकाल रहा था, जो निशांत के काले खेल में शामिल थे। उसने किसी भी इंसान पर कोई रहम नहीं किया और उन सभी गद्दारों को सीधे पुलिस के हवाले कर दिया, ताकि कंपनी के अंदर का सारा भयानक कचरा हमेशा के लिए साफ हो सके। उसकी यह तेज और आक्रामक कार्यप्रणाली पूरे वैनगार्ड साम्राज्य में एक बहुत ही बड़ी और डरावनी चेतावनी की तरह तेजी से गूंज रही थी, जिसे सब महसूस कर रहे थे। जब निशांत को अपने उन सभी अहम और खास मोहरों के इतनी जल्दी और भयानक तरीके से कटने की वह बुरी खबर मिली, तो उसके पैरों के नीचे से जमीन पूरी तरह से और बहुत ही तेजी से खिसक गई। उसे पहली बार यह बहुत ही अच्छी तरह से महसूस हुआ कि रुद्रा अब पहले जैसा अंधा और बेवकूफ बिल्कुल भी नहीं रहा है, बल्कि वह अब ईशानी के उस शानदार और अचूक दिमाग के साथ मिलकर काम कर रहा है। निशांत का वह सारा भयानक और पुराना घमंड अब एक डरावने और जानलेवा डर में पूरी तरह से बदल रहा था। अपनी लगातार होती हार और रुद्रा की तेजी से बहती ताकत को देखकर निशांत पूरी तरह से बौखला गया और उसने एक बहुत ही खौफनाक और जानलेवा कदम उठाने का सीधा फैसला कर लिया। उसने शहर के कुछ बहुत ही खतरनाक और पेशेवर गुंडों को भारी पैसा देकर ईशानी को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का एक गंदा और खूनी ठेका दे दिया, ताकि वह अपना रास्ता साफ कर सके। वह जानता था कि अगर ईशानी जिंदा रही तो वह उसे पूरी तरह से और हमेशा के लिए बर्बाद करके ही छोड़ेगी। एक अंधेरी और ठंडी रात में जब ईशानी और रुद्रा
अपना जरूरी काम खत्म करके वैनगार्ड की इमारत से बाहर निकल रहे थे तो अचानक से वहां की सभी लाइटें पूरी तरह से बुझ गईं। चारों तरफ एक बहुत ही भयानक और खौफनाक सन्नाटा छा गया और उसी समय अचानक से 3 काले रंग की लंबी गाड़ियों ने उनकी कार को चारों तरफ से पूरी तरह से घेर लिया। ये एक बहुत ही सोची समझी और डरावनी साजिश थी जिसे अंजाम देने के लिए हथियारबंद और खूंखार लोग उन गाजियों से तुरंत बाहर निकले। रुद्रा का तेज और चौकन्ना दिमाग इस भारी खतरे को तुरंत अच्छी तरह से समझ गया और उसने एक झटके में ईशानी को अपनी बाहों में भरकर उसे सीट के नीचे पूरी तरह से झुका दिया। अगले ही पल उन खतरनाक और अनजान गुंडों ने उनकी कार पर बहुत ही भयानक और लगातार गोलियां बरसानी शुरू कर दीं, जिससे कार के सभी मजबूत कांच तेज और डरावनी आवाज के साथ टूटकर बिखर गए। रुद्रा ने अपने शरीर को ईशानी के लिए एक बहुत ही मजबूत और भारी ढाल की तरह पूरी तरह से इस्तेमाल किया। ईशानी ने उस डरावने शोर के बीच रुद्रा के चेहरे को बहुत ही करीब से देखा, जिसकी आंखों में अपने लिए कोई भी डर नहीं था, बल्कि केवल ईशानी को सुरक्षित बचाने की एक भयानक जिद थी। रुद्रा ने अपनी पिस्तौल निकाली और निडरता के साथ उन गुंडों पर बहुत ही सटीक और जानलेवा जवाबी गोलीबारी शुरू कर दी, जिससे उन अपराधियों में भी एक भारी और अजीब सी भगदड़ मच गई। उसका निशाना बहुत ही ज्यादा सटीक और अचूक था, जो किसी महान और अनुभवी योद्धा की तरह लगातार अपना काम कर रहा था। कुछ ही देर में रुद्रा के बुलाए हुए सभी खास और खतरनाक सुरक्षा गार्डों की टीम वहां तेजी से पहुंच गई और उन्होंने उन सभी गुंडों को बुरी तरह से मारकर जमीन पर गिरा दिया। वह भयानक और जानलेवा हमला पूरी तरह से विफल हो चुका था, लेकिन इस खौफनाक घटना ने ईशानी और रुद्रा के दिलों को एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा करीब और गहराई से जोड़ दिया था। वे दोनों उस टूटी हुई और गोलियों से छलनी कार में एक दूसरे का हाथ बहुत ही मजबूती से पकड़े हुए बैठे थे। जब वे दोनों अपने उस सुरक्षित और आलीशान पेंटहाउस में वापस सुरक्षित पहुंच गए तो कमरे में एक बहुत ही भारी और अजीब सी खामोशी छा गई, जिसे कोई भी शब्दों से नहीं तोपा रहा था। रुद्रा के हाथ की एक छोटी सी नस से ताजा खून धीरे धीरे टपक रहा था, जिसे देखकर ईशानी का दिल बुरी तरह से तड़प उठा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह तुरंत एक छोटा सा मेडिकल बॉक्स लेकर आई और बहुत ही प्यार से रुद्रा के उस घाव को सावधानी से साफ करने लगी। रुद्रा बिना कोई दर्द महसूस किए ईशानी के उस सुंदर और डरे हुए चेहरे को गहराई और खामोशी के साथ लगातार देख रहा था, जिसके हाथों में उसके लिए एक बहुत ही सच्ची फिक्र थी। तुमने आज अपनी जान की बिल्कुल परवाह किए बिना मुझे उस भयानक हमले से बचाया है, रुद्रा। यह बात कहते हुए ईशानी की आवाज बहुत ज्यादा कांप रही थी और उसके आंसू छलक रहे थे। रुद्रा ने अपने दूसरे हाथ से उसके उन गर्म और सच्चे आंसुओं को बहुत ही प्यार और नरमी के साथ पोंछ दिया। मैं तुम्हें किसी भी हाल में और किसी भी कीमत पर कुछ भी बुरा नहीं होने दे सकता हूं, ईशानी, क्योंकि तुम अब मेरी इस पूरी जिंदगी का सबसे कीमती और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा पूरी तरह से बन चुकी हो। रुद्रा ने इन शब्दों को इतनी ज्यादा सच्चाई और गहराई के साथ कहा था कि ईशानी के दिल की वह सारी पुरानी और जमी हुई बर्फ पल भर में ही पूरी तरह से पिघल कर बह गई। उसे अब यह पूरी तरह से महसूस होने लगा था कि इस कठोर और घमंडी आदमी के अंदर एक बहुत ही कोमल और सच्चा दिल धड़कता है। ईशानी ने अपना सिर बहुत ही प्यार और विश्वास के साथ रुद्रा के चौहे और मजबूत सीने पर रख दिया और वे दोनों उस शांत रात में एक दूसरे की धड़कनों को गहराई के साथ महसूस करने लगे। वह पुरानी नफरत और वह घिनौना बदला अब उन दोनों के बीच से हमेशा के लिए पूरी तरह से खत्म हो चुका था और उसकी जगह एक पवित्र और सच्चे प्यार ने ले ली थी, जो किसी भी खतरे से लड़ने को तैयार था। यह प्यार कोई अचानक आया तूफान नहीं था, बल्कि एक शांत और मजबूत नदी थी। अगले दिन सुबह ईशानी और रुद्रा ने अपनी नई प्रेम कहानी को किनारे रखते हुए निशांत को हमेशा के लिए बर्बाद करने वाले अपने आखिरी
और सबसे बड़े वार की ठोस तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने उन सभी पक्के सबूतों को एक बहुत ही सुरक्षित और बड़ी फाइल में पूरी तरह से सजा लिया था, जो निशांत के हर एक गंदे और भयानक काले काम को दुनिया के सामने नंगा करने वाले थे। यह फाइल उनके लिए कोई मामूली कागज नहीं, बल्कि उस शैतान के ताबूत में ठोंकी जाने वाली सबसे आखिरी और मजबूत कील थी। उन्होंने वैनगार्ड कंपनी की एक बहुत ही बड़ी और महत्वपूर्ण आपातकालीन बोर्ड मीटिंग बुलाई, जिसमें कंपनी के सभी शेयरधारकों को एक साथ मौजूद रहने का और सख्त आदेश दिया गया था। निशांत को जब इस अचानक बुलाई गई मीटिंग के बारे में पता चला, तो उसके अंदर एक बहुत ही अजीब और भयानक घबराहट पैदा हो गई, क्योंकि वह जानता था कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। उसने भी अपनी तरफ से उस मीटिंग में खुद को पूरी तरह से बचाने के लिए अपने सभी झूठे और गंदे सबूत पूरी तरह से तैयार कर लिए थे। ईशानी ने उस महत्वपूर्ण मीटिंग से ठीक पहले रुद्रा के साथ बैठकर एक बार फिर से अपनी शानदार रणनीति की हर एक छोटी और बड़ी बात को गहराई के साथ अच्छी तरह से जांचा और परखा। उसने रुद्रा को यह बहुत ही अच्छी तरह से समझाया कि निशांत अपनी हार से बचने के लिए वहां पर कौन कौन से गंदे और खतरनाक झूठ बोल सकता है, और उन्हें उन सभी झूठी बातों का किस तरह से करारा जवाब देना है। वे दोनों अब एक बहुत ही तेज और दोधारी तलवार की तरह पूरी तरह से काम कर रहे थे। रुद्रा ईशानी की इस बहुत ही तेज और चालाक बुद्धिमानी को देखकर एक बार फिर से हैरान रह गया, और उसे अपने उस सटीक फैसले पर बहुत ज्यादा गर्व और खुशी महसूस होने लगी। उसने कभी भी यह नहीं सोचा था कि जिस लड़की को वह केवल अपनी मामूली प्रेमिका बनाकर पूरी तरह से कुचलना चाहता था, वही लड़की आज उसके इतने भई साम्राज्य की सबसे बड़ी और मजबूत ढाल बन जाएगी। यह नियति का एक बहुत ही अजीब और शानदार खेल था, जिसने उन दोनों को इस खतरनाक मोर्च पर लाकर एक कर दिया था। उस भारी और खौफनाक मीटिंग के शुरू होने में अब कुछ ही मिनटों का समय बाकी रह गया था, और पूरे मुख्यालय की हवा में एक डरावनी खामोशी और भयानक तनाव पूरी तरह से फैला हुआ था। ईशानी ने अपना एक बहुत ही सुंदर और पेशेवर काला सूट पहना था, जिसमें वह किसी कमजोर इंसान की तरह नहीं, बल्कि एक निडर और महान महारानी की तरह पूरी तरह से शक्तिशाली और आत्मविश्वास से भरी हुई लग रही थी। वह अब पूरी तरह से तैयार थी उस आदमी को मिट्टी में मिलाने के लिए जिसने उसके परिवार को रुलाया था। रुद्रा ने आगे बीकर ईशानी का सुंदर और मजबूत हाथ अपने हाथ में पूरी तरह से थाम लिया और उसे एक बहुत ही सच्ची और प्यारी नजर से देखा, जिसमें दुनिया का सारा विश्वास और अपार प्यार भरा हुआ था। आज हम दोनों मिलकर उस काले और घिनौने अध्याय को हमेशा के तालिए पूरी तरह से खत्म कर देंगे, जिसने हमारी जिंदगियों को इतने सालों तक नर्क बनाए रखा था, और हम एक नया सवेरा लेकर आएंगे। रुद्रा की आवाज में एक बहुत ही गजब का और शानदार आत्मविश्वास था, जिसने ईशानी को और भारी हिम्मत दी। ईशानी ने भी उस मजबूत हाथ को बहुत ही कसकर पकड़ा और अपने चेहरे पर एक बहुत ही शांत और खतरनाक मुस्कान लाते हुए उस विशाल लकड़ी के दरवाजे की तरफ बहुत ही शान के साथ देखना शुरू किया। वह जानती थी कि इस दरवाजे के ठीक पीछे उनका सबसे बड़ा और खतरनाक दुश्मन उनका बेसब्री से इंतजार कर रहा है, लेकिन इस बार वे दोनों लाचार शिकार नहीं, बल्कि बहुत ही तेज और अचूक शिकारी बनकर जा रहे थे। यह न्याय और उस पुरानी नफरत के बीच होने वाली सबसे बड़ी और महान जंग की शुरुआत थी। लिफ्ट के दरवाजे एक बार फिर से एक बहुत ही हल्की सी आवाज के साथ खुले और वे दोनों उसी डरावनी और विशाल मंजिल पर एक साथ उतरे, जहां से इस पूरी कहानी की बहुत ही दर्दनाक शुरुआत हुई थी। लेकिन आज ईशानी की आंखों में कोई भी बेबसी या लाचारी बिल्कुल नहीं थी, और ना ही रुद्रा की आंखों में उसके लिए कोई पुराना और भयानक अहंकार या तिरस्कार मौजूद था। वे दोनों अब पूरी तरह से एक थे, और उनका निशाना केवल वह घमंडी इंसान निशान था जो अपने ही खोदे हुए गड्ढे में गिरने वाला था। वैनगार्ड कारपोरेशन का वह विशाल और शानदार बोर्डरूम आज पूरी तरह से खचाखच भरा हुआ था, जहां कंपनी के सभी बड़े और महत्वपूर्ण शेयरधारक बहुत ही गंभीर और चिंताजनक मुद्रा में अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठे हुए थे।
पूरे कमरे की हवा में एक बहुत ही अजीब और डरावना तनाव साफ तौर पर महसूस किया जा सकता था, क्योंकि सभी लोग हाल ही में हुए उस भयानक वित्तीय ड्रामे के बारे में लगातार बात कर रहे थे। निशांत अपनी सबसे आगे वाली और महंगी कुर्सी पर बहुत ही ज्यादा अहंकार और झूठे आत्मविश्वास के साथ बैठा हुआ था। निशांत को अंदर ही अंदर यह पूरा और पक्का विश्वास था कि आज वह रुद्रा को हमेशा के लिए उस ऊंचे पद से बेइज्जत करके पूरी तरह से नीचे गिरा देगा और खुद पूरे साम्राज्य का इकलौता राजा बन जाएगा। उसने उन सभी डरे हुए और लालची शेयरधारकों को अपनी तरफ करने के लिए बहुत ही घिनौनी और चालाक चालें पहले ही चल दी थीं, ताकि कोई भी इंसान रुद्रा का साथ देने की हिम्मत न कर सके। उसके होठों पर एक बहुत ही जहरीली और क्रूर मुस्कान लगातार खेल रही थी, जो उसकी काली नीयत दिखा रही थी। अचानक उस बोर्डरूम का वह भारी और बहाल लकड़ी का दरवाजा एक बहुत ही जोरदार आवाज के साथ खुला और पूरे कमरे में एकदम से एक बहुत ही भयानक और डरावना सन्नाटा पूरी तरह से छा गया। रुद्रा और ईशानी ने एक साथ बहुत ही आत्मविश्वास और निडरता से भरे हुए धीमे कदमों के साथ उस विशाल कमरे के अंदर अपना कदम रखा, जिसने सभी लोगों की हैरान और चौंकी हुई नजरों को अपनी तरफ खींच लिया। ईशानी आज किसी लाचार लाचकी की तरह नहीं, बल्कि एक बहुत ही महान और शक्तिशाली रानी की तरह पूरी तरह से चमक रही थी। रुद्रा ने सीधे अपनी उस मुख्य और सबसे बड़ी कुर्सी की तरफ बिना किसी डर के कदम बढ़ाया, लेकिन वह उस पर बैठा नहीं, बल्कि उसके पास खड़ा होकर पूरे कमरे को बहुत ही तीखी और तेज नजर से देखने लगा। ईशानी बिल्कुल उसके बगल में एक मजबूत और अभेद्य चट्टान की तरह खड़ी थी, मौजूद थी, जो आज इस पूरे से हुए सिस्टम को हमेशा के लिए तबाह करने वाली थी। रुद्रा की उस डरावनी खामोशी ने निशांत के माथे पर अचानक से पसीने की कुछ ठंडी बूंदें ला दी। आप सभी लोगों को आज इस बहुत ही अचानक और महत्वपूर्ण आपातकालीन बैठक में बुलाने का एक बेहद खास और बहुत ही गंभीर कारण है, जिसे जानना आप सभी के लिए पूरी तरह से बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है। रुद्रा की वह भारी और कचकती हुई डरावनी आवाज पूरे शांत बोर्डरूम में किसी तेज और खतरनाक बिजली की तरह बहुत ही जोर से गूंजी, जिसने सभी बैठे हुए लोगों के दिलों की धड़कन को अचानक से तेज कर दिया। उसने बिना कोई भी फालतू बात किए सीधे उस सबसे बड़े और भयानक मुद्दे पर आने का कड़ा फैसला कर लिया था। ईशानी ने बहुत ही शांत और आत्मविश्वास से भरे हुए धीमे कदमों के साथ आगे बढ़कर उस विशाल मेज के बिल्कुल बीच में अपनी जगह ली और अपनी उस महत्वपूर्ण फाइल को बहुत ही शान के साथ खोल दिया। मुझे यह बहुत ही अच्छी तरह से पता है कि आप में से ज्यादातर लोग मुझे केवल एक अनजान और साधारण लड़की ही समझते हैं, जिसका इस इतनी बड़ी और मशहूर कंपनी के महत्वपूर्ण कामों से कोई भी लेना देना बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन आज मैं आप सभी के सामने एक ऐसा खौफनाक और काला सच लेकर आई हूं जो आपको हिला देगा। निशांत अपनी जगह से तुरंत और बहुत ही गुस्से के साथ खड़ा हो गया और उसने ईशानी की तरफ एक बहुत ही जहरीली और खतरनाक नजर से घूरते हुए उसे बीच में ही बहुत ही बुरी तरह से टोकने की कोशिश की। रुद्रा, क्या तुमने अब इस पूरी और इतनी बड़ी कंपनी का भविष्य एक ऐसी मामूली और बेवकूफ लड़की के हाथों में सौंप दिया है, जिसे व्यापार का कोई भी बुनियादी और छोटा सा ज्ञान तक बिल्कुल भी नहीं है? यह हम सभी सम्मानित और बभे शेयरधारकों का बहुत ही बड़ा और खुला अपमान है, जिसे मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। रुद्रा ने निशांत की तरफ अपनी लाल और भयानक गुस्से से भरी हुई नजरों को तेजी से घुमाया और उसे अपनी उसी जगह पर चुपचाप बैठ जाने का एक बहुत ही कहा और सख्त डरावना इशारा पूरी तरह से कर दिया। ईशानी यहां पर मेरी सबसे खास और सबसे ज्यादा काबिल साझेदार की हैसियत से मौजूद है, और आज वह जो भी पक्के सबूत और सच्चे कागजात आप सभी के सामने पेश करने वाली है, उसे सुनना आप सबके लिए बेहद जरूरी है। अगर किसी को भी ईशानी की बातों से कोई भी परेशानी है, तो वह तुरंत इस कमरे से बाहर जा सकता है। ईशानी ने बिना किसी डर या घबराहट के स्क्रीन पर वे सभी पुराने और जटिल वित्तीय आंकड़े पूरी तरह से दिखा दिए,
जिन्हें उसने बहुत ही मेहनत और चालाकी के साथ निशांत के उन सबसे गुप्त और छिपे हुए सर्वर से निकाला था। उसने बहुत ही सरल और आसान भाषा में उन नस्तमल की सभी बैठे हुए लोगों को यह पूरी तरह से समझा दिया कि किस तरह से निशांत पिछले कई सालों से कंपनी के करोड़ों रुपयों की बहुत ही भयानक और खतरनाक चोरी लगातार कर रहा था। उसके हर एक अचूक तर्क ने सभी लोगों को पूरी तरह से अवाक और हैरान कर दिया था। पूरे कमरे में बैठे हुए सभी बड़े शेयरधारक उन सभी जाली और झूठे बैंक खातों का वह पूरा और डरावना कच्चा चिट्ठा देखकर एक दूसरे का मुंह बहुत ही ज्यादा हैरानी और अजीब सी भयानक घबराहट के साथ लगातार देखने लगे। ईशानी ने उन सभी विदेशी और बेनामी कंपनियों के असली और पक्के नाम भी पूरी तरह से बता दिए, जिनमें निशांत ने वह सारा चुराया हुआ और काला पैसा बहुत ही होशियारी और चालाकी के साथ हमेशा से छिपा कर रखा हुआ था। यह सब देखकर निशांत का वह घमंडी और झूठा चेहरा पूरी तरह से पीला पड़ चुका था। यह सब पूरी तरह से एक बहुत ही बड़ा और घिनौना झूठ है, जिसे इस चालाक लड़की ने केवल मुझे फंसाने और रुद्रा को खुश करने के लिए बहुत ही गंदे तरीके से खुद अपने हाथों से तैयार किया है। निशांत बहुत ही जोर जोर से चिल्लाने लगा और अपने हाथों को हवा में बुरी तरह से हिलाते हुए खुद को पूरी तरह से बेकसूर साबित करने का एक बहुत ही झूठा और बेवकूफाना नाटक सबके सामने करने लगा ताकि वह बच सके। लेकिन वहां मौजूद कोई भी इंसान अब उसकी इस झूठी और फालतू बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं कर रहा था। ईशानी ने उसकी उस फालतू और झूठी चिल्लाहट पर कोई भी ध्यान बिल्कुल भी नहीं दिया और अपनी उस फाइल का दूसरा और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और खतरनाक पन्ना बहुत ही शांति के साथ सभी के सामने पलट कर रख दिया। यह कोई मामूली और छोटा झूठ नहीं है मिस्टर निशांत, बल्कि यह वह बहुत ही भयानक और खौफनाक सच्चाई है जिसे आपने मेरे निर्दोष और सीधे साधे पिता को बहुत ही बुरी तरह से फंसाकर इतने सालों तक दुनिया से छिपा कर रखा था। आपकी इस भयानक और जानलेवा साजिश ने मेरे पूरे परिवार की जिंदगी को एक डरावना नर्क बना दिया था। ईशानी ने स्क्रीन पर उन सभी पुराने और गुप्त ईमेल का वह पूरा और खौफनाक डरावना जाल दिखा दिया, जिसमें निशांत ने उस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को पूरी तरह से तबाह करने और रुद्रा के गुरु को हमेशा के लिए मारने की साजिश रची थी। उसने यह भी पूरी तरह से साबित कर दिया कि निशांत ने ही उन सभी जाली और झूठे कागजातों को उसके गरीब पिता के पुराने कंप्यूटर में बहुत ही चुपचाप डाला था ताकि सारा इल्जाम उन पर ही लगे। इस डरावने और जानलेवा सच को देखकर रुद्रा की आंखों में एक बार फिर से वही पुराना और भयानक गुस्सा भक उठा। उस विशाल और आलीशान बोर्डरूम में बैठे हुए सभी लोगों की सांसें एक पल के लिए पूरी तरह से अटक गईं, क्योंकि यह केवल एक साधारण और छोटी वित्तीय चोरी का मामला बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि यह एक बहुत ही ठंडे दिमाग से किया गया खौफनाक कत्ल था। निशांत ने सत्ता और पैसे के लालच में इतने ज्यादा घिनौने और भयानक अपराध किए थे जिनके बारे में कोई भी आम इंसान सपने में भी कभी सोच तक नहीं सकता था। शेयरधारकों की आंखों में अब निशांत के लिए केवल और केवल एक बहुत ही गहरी और डरावनी नफरत पूरी तरह से दिखाई दे रही थी। निशांत अब पूरी तरह से बुरी तरह से बौखला चुका था और उसे अपने चारों तरफ एक बहुत ही भयानक और अंधेरा कुआं साफ नजर आ रहा था, जिसमें वह पूरी तरह से और बहुत ही तेजी के साथ नीचे गिरता जा रहा था। उसने अपने कोट की जेब से कुछ फालतू और झूठे कागज निकालने की एक बहुत ही बेकार कोशिश की, लेकिन उसके हाथ बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से कांप रहे थे और उसके दिमाग ने भी पूरी तरह से काम करना बंद कर दिया था। वह एक फंसे हुए और खूंखार जानवर की तरह चारों तरफ बहुत ही डरी हुई नजरों से देख रहा था। अगर आपको लगता है कि आपके सारे भयानक और गंदे अपराध केवल यहीं पर पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं, तो आप एक बहुत ही बड़े और खौफनाक धोखे में अभी भी जी रहे हैं, निशांत ईशानी ने एक बहुत ही ठंडी और डरावनी आवाज में कहा।
उसने स्क्रीन पर कल रात हुए उस समान ओमोस आपके कल रात हुए भयानक और जानलेवा हमले की वह पूरी और साफ वीडियो रिकॉर्डिंग चला दी, जिसमें निशांत के वे सभी भांचे के गुंडे ईशानी और रुद्रा की कार पर लगातार गोलियां बरसा रहे थे। वह डरावना नजारा देखकर वहां बैठे हुए सभी लोगों के रोंगटे पूरी तरह से और बुरी तरह से खड़े हो गए। ईशानी ने बताया कि उन सभी पखे गए और घायल गुंडों ने पुलिस के सामने पूरी तरह से अपना जुर्म कबूल कर लिया है और उन्होंने यह भी साफ बता दिया है कि यह खूनी ठेका उन्हें किसी और ने नहीं बल्कि खुद निशांत ने ही भारी पैसा देकर दिया था। यह निशांत के उस काले और घिनौने ताबूत में ठोंकी गई सबसे आखिरी और सबसे ज्यादा मजबूत कील थी, जिसके बाद उसके पास बचने का कोई भी छोटा या बड़ा रास्ता पूरी तरह से नहीं बचा था। उसका सारा घमंड और झूठा रुतबा अब हमेशा के लिए मिट्टी में मिल चुका था। रुद्रा ने अपनी जगह से धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाए और वह निशांत के बिल्कुल करीब आकर एक बहुत ही भयानक और खौफनाक डरावने यमराज की तरह पूरी तरह से तन कर खसा हो गया, जिसकी आंखों में आग थी। तुमने मेरे उस महान गुरु को बहुत ही बेदर्दी और क्रूरता के साथ मारा और तुमने इस बेगुनाह लौकी के परिवार को इतने सालों तक नर्क की भयानक आग में लगातार जलाया, जिसके लिए मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा। मैं तुम्हें ऐसी भयानक और दर्दनाक सजा दूंगा कि तुम्हारी आने वाली हर पुश्त तुम्हारा यह गंदा और खौफनाक नाम सुनकर भी कांप उठेगी। रुद्रा के इतना कहते ही उस बोर्डरूम का दरवाजा एक बार फिर से बहुत ही जोर से खुला और पुलिस के कई सारे हथियारबंद और सख्त अधिकारी उस कमरे के अंदर बहुत ही तेजी के साथ दाखिल हो गए। उन्होंने बिना कोई भी फालतू समय बर्बाद किए निशांत को बहुत ही बुरी तरह से दबोच लिया और उसके दोनों हाथों में एक भारी और ठंडी लोहे की हथक्की बहुत ही जोर से हमेशा के लिए पहना दी। निशांत अभी भी किसी पागल और खूंखार इंसान की तरह जोर जोर से चिल्ला रहा था, लेकिन कोई भी उसकी बकवास को सुनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। पुलिस वाले उस छटपटाते और बुरी तरह से चिल्लाते हुए अहंकारी आदमी को खींचते हुए उस विशाल कमरे से बाहर की तरफ ले गए और उसके सारे झूठे और घमंडी सपने हमेशा के लिए पूरी तरह से चकनाचूर हो गए। उस डरावने और खौफनाक शोर के शांत होने के बाद उस पूरे बोर्डरूम में एक बार फिर से एक बहुत ही गहरी और अजीब सी खामोशी पूरी तरह से छा गई, जिसने सभी को एक लंबी सांस लेने का मौका दिया। न्याय का यह बहुत ही बड़ा और शानदार काम आज ईशानी की बेजो बुद्धिमानी की वजह से ही पूरी तरह से संभव हो पाया था। रुद्रा ने एक बहुत ही गहरी और लंबी राहत की सांस ली और अपने सामने बैठे हुए उन सभी हैरान और डरे हुए शेयरधारकों की तरफ एक बहुत ही शांत और नए विश्वास से भरी हुई नजर से देखा। आज हमारे इस महान साम्राज्य से एक बहुत ही भयानक और जहरीले सांप को हमेशा के लिए पूरी तरह से बाहर निकालकर फेंक दिया गया है और अब हम एक बहुत ही नई और साफ शुरुआत करेंगे। मुझे उम्मीद है कि अब आप सभी लोग ईशानी की उस महान और अचूक बुद्धिमानी पर किसी भी तरह का कोई भी फालतू और झूठा शक बिल्कुल भी नहीं करेंगे। सभी शेयरधारकों ने बहुत ही सम्मान और शर्मिंदगी के साथ अपना सिर नीचे झुका लिया, क्योंकि वे सभी यह बहुत ही अच्छी तरह से जान चुके थे कि ईशानी ने आज उन सभी को एक बहुत ही बड़े और भयानक जाल में फंसने से पूरी तरह से बचा लिया है। उन्होंने अपनी अपनी पांच होगी पुलिस कंपरवाद एक पराज को देख सके जगह पर खड़े होकर ईशानी के उस महान काम और उसकी उस बेजो हिम्मत के लिए बहुत ही जोर जोर से तालियां बजानी शुरू कर दी, जिससे वह पूरा विशाल कमरा गूंज उठा। यह ईशानी के लिए एक बहुत ही बड़ी और शानदार जीत का सबसे कीमती और अनमोल पल था। ईशानी ने अपनी आंखों में आए हुए उन सच्चे और खुशी के आंसुओं को बहुत ही होशियारी और चालाकी के साथ सबसे छिपा लिया और अपनी उस महत्वपूर्ण फाइल को बंद करके बहुत ही शान के साथ अपने सीने से लगा लिया। उसने अपने पिता के उस खोए हुए सम्मान को पूरी तरह से वापस पा लिया था और उसने उस घमंडी और क्रूर इंसान को भी
उसकी असली और डरावनी जगह पूरी तरह से दिखा दी थी, जिसने उन्हें बेदर्दी से रुलाया था। उसकी यह लंबी और भयानक लड़ाई आज आखिरकार अपने एक बहुत ही सही और शानदार मुकाम पर पूरी तरह से पहुंच चुकी थी। जब वह विशाल और आलीशान मीटिंग रूम धीरे धीरे पूरी तरह से खाली हो गया, तो वहां केवल रुद्रा और ईशानी ही एक दूसरे के आमने सामने बिल्कुल अकेले और खामोशी के साथ खड़े रह गए थे, जिनके बीच कोई दूरी नहीं थी। रुद्रा ने आगे बीकर ईशानी के उस सुंदर और मजबूत हाथ को अपने हाथों में बहुत ही प्यार और गहराई के साथ थाम लिया और उसकी उन चमकती हुई आंखों में बिना पलक झपकाए लगातार देखने लगा। तुमने आज केवल मेरे इस इतने बगे साम्राज्य को ही नहीं, बल्कि मेरी इस पूरी तरह से खो चुकी अंधेरी आत्मा को भी बचा लिया है। ईशानी ने अपने चेहरे पर एक बहुत ही मीठी और सुकून देने वाली सच्ची मुस्कान के साथ रुद्रा की तरफ देखा और उसके उस मजबूत हाथ को अपनी तरफ से भी बहुत ही कसकर और पूरे प्यार के साथ पकड़ लिया। हमने यह सबसे बड़ी और खौफनाक जंग मिलकर लड़ी है, रुद्रा, और आज यह पूरी तरह से साबित हो गया है कि जब सच्चाई और हिम्मत एक साथ मिल जाते हैं तो कोई भी घिनौना झूठ कभी भी ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता है। यह हम दोनों की जीत है, जिसे हमने बहुत ही ज्यादा दर्द और आंसू बहाने के बाद हमेशा के लिए हासिल किया है। वे दोनों उस विशाल और शांत कमरे में एक दूसरे के साथ बिल्कुल सटकर खड़े थे और बाहर आसमान में सूरज की नई और सुनहरी रोशनी शहर की उन ऊंची इमारतों पर एक बहुत ही नया सवेरा लेकर पूरी तरह से चमक रही थी। वह पुराना और खौफनाक अंधकार जो उनकी जिंदगियों को एक डरावने नर्क की तरह लगातार जला रहा था, अब हमेशा के लिए बहुत दूर जा चुका था और एक नई उम्मीद जन्म ले चुकी थी। यह कोई अंत नहीं था, बल्कि यह उनके उस नए और पवित्र प्यार की एक बहुत ही खूबसूरत और मजबूत शुरुआत थी। निशांत की उस खौफनाक और भयानक गिरफ्तारी के बाद पूरे वैनगार्ड साम्राज्य में एक बहुत ही नई और ताजी हवा पूरी तरह से बहने लगी थी, जिसने पुरानी घुटन भरी यादों को हमेशा के लिए मिटा दिया था। रुद्रा ने अपने उस विशाल मुख्यालय में एक बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण बदलाव करना तुरंत शुरू कर दिया था, ताकि भविष्य में कोई इंसान ऐसा घिनौना और काला काम दोबारा न कर सके। कंपनी के सभी कर्मचारियों के चेहरों पर अब एक सच्ची और गहरी शांति पूरी तरह से साफ दिखाई देने लगी थी, जो पहले कभी नहीं थी। ईशानी के पिता अब उस छोटे और पुराने अस्पताल से पूरी तरह से स्वस्थ होकर अपने एक बहुत ही नए और आरामदायक घर में सुरक्षित वापस आ चुके थे, जिसे रुद्रा ने उनके लिए बहुत ही प्यार से खरीदा था। उनकी आंखों में अब वह पुराना और भयानक डर बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि अपनी इस महान और बहादुर बेटी के लिए एक बहुत ही गहरा और सच्चा गर्व पूरी तरह से झलक रहा था। ईशानी ने अपने पिता के उस खोए हुए सम्मान को पूरी तरह से वापस दिलाकर अपना सबसे बड़ा सपना सच कर दिया था। निशांत और उसके उन सभी भ्रष्ट और काले साथियों पर अदालत में एक बहुत ही बड़ा और सख्त मुकदमा बहुत ही तेजी के साथ लगातार चलाया जा रहा था, जिसमें उनके बचने की कोई भी छोटी सी उम्मीद नहीं थी। ईशानी द्वारा जुटाए गए वे सभी पक्के और अचूक सबूत इतने ज्यादा मजबूत और धारदार थे कि दुनिया का कोई भी महंगा और चालाक वकील उन सभी खौफनाक और गंदे अपराधियों को बिल्कुल भी नहीं बचा सकता था। न्याय की उस महान और पवित्र देवी ने अपना सबसे कहा और खौफनाक डरावना फैसला उन सभी पर सुना दिया था। रुद्रा के अंदर अब एक बहुत ही अजीब और चमत्कारी बदलाव पूरी तरह से आ चुका था, और वह पुराना और क्रूर इंसान बिल्कुल भी नहीं रहा था, जो केवल अपने भारी अहंकार में अंधा होकर जीता था। उसने अपनी उन सभी भयानक और पुरानी गलतियों से एक बहुत ही गहरा और सच्चा सबक पूरी तरह से सीख लिया था, जिसने उसकी आत्मा को एक बहुत ही नई और पवित्र रोशनी से पूरी तरह से भर दिया था। वह अब एक बहुत ही शांत और समझदार नेता बन चुका था, जो सबकी दिल से इज्जत करता था। उसने उस पुराने और बहुत ही अपमानजनक अनुबंध की एक छोटी सी और आखिरी याद को भी हमेशा के लिए अपने दिमाग से पूरी तरह से निकालकर बाहर फेंक दिया था,
जिसने ईशानी को भयानक और गहरा दर्द दिया था। रुद्रा अब ईशानी को किसी भी तरह के झूठे और गंदे बंधन में बिल्कुल भी नहीं बांधना चाहता था, बल्कि वह उसे उसके पूरे सम्मान और उसकी पूरी आजादी के साथ एक नई जिंदगी देना चाहता था। वह जानता था कि सच्चा प्यार कभी भी किसी इंसान को पिंजरे में पूरी तरह से कैद करके नहीं रखा जा सकता। ईशानी ने भी अब वैनगार्ड कंपनी में एक बहुत ही ऊंचे और महत्वपूर्ण पद पर अपना काम पूरी तरह से और बहुत ही शानदार तरीके से संभाल लिया था, जहां वह अपनी महान बुद्धिमानी का लगातार बेहतरीन इस्तेमाल कर रही थी। वह अब कोई लाचार और साधारण सी गरीब लड़की बिल्कुल भी नहीं थी, बल्कि वह इस पूरे विशाल और ताकतवर व्यापारिक जगत की एक बहुत ही निडर और महान महारानी बनकर पूरी तरह से उभर चुकी थी। उसकी इस बहुत ही शानदार और नई सफलता को देखकर रुद्रा का सीना भी बहुत ज्यादा गर्व से चौड़ा हो जाता था। उन दोनों के बीच का वह बहुत ही अजीब और नया रिश्ता अब एक बहुत ही खूबसूरत और मजबूत साझेदारी में पूरी तरह से बदल चुका था, जहां वे दोनों एक दूसरे के बिना कोई भी बाहा काम नहीं करते थे। रुद्रा हर एक छोटे और महाबे फैसले में ईशानी की उस शानदार और अचूक सलाह को बहुत ही ज्यादा महत्व और सच्चा सम्मान देता था, क्योंकि वह उसकी महान और बेजो बुद्धिमानी पर पूरी तरह से मुग्ध था। वे दोनों अब एक दूसरे के लिए सबसे बड़ी और मजबूत ढाल बनकर हर खतरे के सामने पूरी तरह से खड़े रहते थे। रुद्रा ने अपने मन में एक बहुत ही बड़ा और खूबसूरत फैसला कर लिया था कि वह अब ईशानी को अपने सच्चे और गहरे प्यार का वह पूरा और पवित्र एहसास कराएगा, जिसे उसने इतने दिनों तक अपने दिल में छिपाया था। वह चाहता था कि वह ईशानी को यह पूरी तरह से साबित कर दे कि उसकी वह पुरानी और खौफनाक नफरत अब हमेशा के लिए एक बहुत ही सच्चे और खूबसूरत प्यार में पूरी तरह से बदल चुकी है। उसने इसके लिए एक बहुत ही खास और शानदार शाम की पूरी और पक्की तैयारी करनी शुरू कर दी। एक शाम जब ईशानी अपने उस शानदार और विशाल कार्यालय में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण फाइलों को पढ़ने में पूरी तरह से व्यस्त थी, तभी रुद्रा बहुत ही धीमे और शांत कदमों के साथ उसके बिल्कुल करीब आकर खड़ा हो गया। उसने ईशानी की मेज पर एक बहुत ही सुंदर और लाल रंग का गुलाब रखा और उसे आज रात अपने साथ एक बहुत ही खास जगह पर चलने का एक बहुत ही प्यार भरा और सच्चा निमंत्रण दिया। ईशानी ने उस सुंदर फूल को देखा और उसके चेहरे पर एक बहुत ही मीठी और प्यारी मुस्कान आ गई। रुद्रा उसे शहर से बहुत दूर एक बहुत ही शांत और खूबसूरत पहाड़ी पर ले गया, जहां से पूरी दुनिया बहुत ही ज्यादा छोटी और टिमटिमाती हुई खूबसूरत रोशनियों से पूरी तरह से भरी हुई और शानदार दिखाई दे रही थी। वहां पर कोई भी फालतू और झूठा शोर बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि केवल ठंडी हवा की एक बहुत ही मीठी और शांत सरसराहट थी, जो उन दोनों के दिलों को बहुत ही ज्यादा गहरा सुकून दे रही थी। यह जगह रुद्रा के उस पुराने और घुटन भरे दुनियावी साम्राज्य से पूरी तरह से अलग और बेहद शांत थी। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में हमेशा केवल पैसा और एक बहुत ही झूठा और खोखला रुतबा ही कमाया था, लेकिन मैंने कभी भी किसी इंसान के उस सच्चे और पवित्र प्यार को पाने की कोई भी कोशिश बिल्कुल भी नहीं की थी। रुद्रा ने बहुत ही धीमी और गहराई से भरी हुई आवाज में बोलना शुरू किया, और उसकी आंखें ईशानी के उस बहुत ही सुंदर और शांत चेहरे पर पूरी तरह से लगातार टिकी हुई थीं। ईशानी उसकी उन सच्ची और प्यार से भरी हुई बातों को बहुत ही ज्यादा ध्यान और खामोशी के साथ पूरी तरह से सुन रही थी। जब मैं तुम्हें पहली बार उस झूठे और भयानक बदले की आग में जलाकर पूरी तरह से बर्बाद करने के लिए अपने उस खौफनाक और डरावने घर में लाया था, तो मुझे बिल्कुल भी यह अंदाजा नहीं था कि तुम क्या हो। तुमने मेरे उस बहुत ही मजबूत और काले घमंड को अपने उस महान और सच्चे आत्मसम्मान से पूरी तरह से तोड़कर हमेशा के लिए चकनाचूर कर दिया और मुझे एक बहुत ही नया और बेहतरीन इंसान बना दिया। मैं अपनी उस भयानक और गंदी गलती के लिए आज भी खुद को
कभी भी पूरी तरह से माफ नहीं कर पाता हूं। ईशानी ने अपने हाथ को बहुत ही नरमी के साथ आगे बढ़ाया और रुद्रा के उन बहाए और मजबूत हाथों को अपने दोनों हाथों में बहुत ही प्यार और गहराई के साथ पूरी तरह से थामकर उसे एक सच्ची तसल्ली दी। जो कुछ भी भयानक और डरावना अतीत में हुआ था, वह अब हमेशा के लिए पूरी तरह से खत्म हो चुका है और मैं उन सभी पुरानी और डरावनी कव्वाहटों को अपने दिल में और ज्यादा नहीं रखना चाहती हूं। ईशानी की वह बहुत ही मीठी और शांत आवाज किसी ठंडी और पवित्र नदी की तरह पूरी तरह से बह रही थी। रुद्रा ने अपनी जेब से एक बहुत ही सुंदर और चमकती हुई हीरे की अंगूठी निकाली और ईशानी के सामने बहुत ही सम्मान और सच्चे प्यार के साथ अपने घुटनों पर बैठकर अपना सिर पूरी तरह से उसके सामने झुका दिया। मैं तुम्हें अब कोई भी झूठा या गंदा अनुबंध बिल्कुल भी नहीं देना चाहता हूं, बल्कि मैं अपनी पूरी और बची हुई जिंदगी तुम्हारे उन खूबसूरत और मजबूत कदमों में पूरी तरह से और हमेशा के लिए सौंपना चाहता हूं। क्या तुम मेरे इस सच्चे और पवित्र प्यार को अपनी उस महान जिंदगी में कोई भी छोटी सी जगह दोगी ईशानी? ईशानी की आंखों में उस महान और सच्चे प्यार के बहुत ही गहरे और खुशी से भरे हुए आंसू अचानक से छलक आए और उसने रुद्रा के उस बहुत ही सुंदर और चमकते हुए चेहरे को दोनों हाथों से पक लिया। उसने अपनी जिंदगी में कभी भी इस पल के बारे में सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस इंसान से उसने सबसे ज्यादा और भयानक नफरत की थी, वही एक दिन उसका सबसे बहा और सच्चा प्यार बन जाएगा। उसने बिना कोई भी फालतू और छोटा शब्द कहे रुद्रा को हाँ में अपना सीधा और सच्चा जवाब तुरंत दे दिया। रुद्रा ने बहुत ही प्यार और नरमी के साथ वह चमकती हुई और सुंदर अंगूठी ईशानी की उंगली में पूरी तरह से पहना दी और उसके हाथ को अपने होठों से लगाकर एक बहुत ही पवित्र और सच्चा वादा हमेशा के लिए किया। यह अंगूठी किसी भी झूठे और गंदे अधिकार का कोई भी निशान बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि यह हमारे इस नए और बहुत ही खूबसूरत रिश्ते की एक बहुत ही शानदार और मजबूत शुरुआत की गवाही दे रही है। वे दोनों अब एक दूसरे के साथ पूरी तरह से और हमेशा के लिए एक मजबूत डोर से बंध चुके थे। रुद्रा ने अपनी जगह से तुरंत उठकर ईशानी को अपनी मजबूत और चौड़ी बाहों में बहुत ही कसकर और पूरे प्यार के साथ भर लिया और उसे अपने सीने से पूरी तरह से और बहुत ही गहराई के साथ लगा लिया। उन दोनों के दिलों की वह बहुत ही तेज और मीठी धड़कन अब एक साथ और एक ही लय में पूरी तरह से धक रही थी, जिसने उनके सभी पुराने और खौफनाक दर्दों को हमेशा के लिए मिटा दिया था। वह ठंडी और शांत रात उनके इस महान और सच्चे मिलन की सबसे बही और खामोश गवाह पूरी तरह से बन गई थी। कुछ ही महीनों के बाद शहर के सबसे बाहे और आलीशान महल में उन दोनों की एक बहुत ही भव्य और शानदार शादी की पूरी और पक्की तैयारियां बहुत ही ज्यादा जोरों शोरों के साथ लगातार चल रही थीं। ईशानी के पिता इस बहुत ही खुशी और शानदार मौके पर अपनी उस महान और बहादुर बेटी को दुल्हन के उस लाल और खूबसूरत जोहे में देखकर खुशी के आंसुओं को बिल्कुल भी नहीं रोक पा रहे थे। वह पूरा शानदार महल बहुत ही ज्यादा सुंदर और रंग बिरंगे ताजे फूलों से पूरी तरह से सजाया गया था। पूरा विशाल और ताकतवर व्यापारिक जगत इस बहुत ही अनोखी और शानदार शादी को देखने के लिए वहां पर बहुत ही ज्यादा उत्सुकता और भारी हैरानी के साथ लगातार मौजूद था, क्योंकि यह कोई साधारण और छोटी शादी बिल्कुल भी नहीं थी। सभी लोग यह बहुत ही अच्छी तरह से जानते थे कि ईशानी ने किस तरह से अपने महान और शानदार दिमाग के बल पर इस पूरे विशाल साम्राज्य को एक बहुत ही बाएं और खौफनाक संकट से बचाया था। वह अब केवल रुद्रा की पत्नी ही नहीं, बल्कि इस पूरे साम्राज्य की एक बहुत ही महान और ताकतवर रानी थी। ईशानी जब उस लाल और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत जोने में सजकर रुद्रा की तरफ धीरे धीरे अपने कदम बढ़ा रही थी, तो वह किसी स्वर्ग से उतरी हुई बहुत ही सुंदर और महान अप्सरा की तरह पूरी तरह से लग रही थी। रुद्रा की नजरें उसके उस बहुत ही ज्यादा चमकते और सुंदर चेहरे से एक पल के लिए भी बिल्कुल भी नहीं हट रही थीं और
उसका दिल बहुत ही ज्यादा तेज और खुशी के साथ धड़क रहा था। उन दोनों ने उस पवित्र अग्नि के सामने एक दूसरे का हाथ बहुत ही मजबूती के साथ हमेशा के लिए थाम लिया। उन्होंने एक दूसरे को हर भयानक और डरावनी मुसीबत में पूरी तरह से साथ देने और कभी भी किसी झूठे और गंदे धोखे में न पड़ने का एक बहुत ही पक्का और सच्चा वादा पूरी दुनिया के सामने कर लिया था। यह शादी किसी भी पुराने और खौफनाक समझौते का कोई भी हिस्सा बिल्कुल भी नहीं थी, बल्कि यह दो ऐसे महान और सच्चे दिलों का मिलन था जिन्होंने नफरत की उस भयानक आग को प्यार से बुझाया था। वे दोनों अब अपनी इस नई और बहुत ही खूबसूरत जिंदगी की शुरुआत पूरे सच्चे और गहरे विश्वास के साथ करने वाले थे। शादी के बाद उन दोनों ने मिलकर वैनगार्ड कंपनी को एक बहुत ही नई और शानदार ऊंचाई पर पूरी तरह से पहुंचा दिया था, जहां कोई भी दूसरा दुश्मन उन्हें हराने के बारे में सपने में भी कभी सोच तक नहीं सकता था। ईशानी ने कंपनी में काम करने वाले सभी छोटे और दोनों ने कंपनी में काम करने वाले सभी छोटे हलाक बहुत कर्मचारियों के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी और बेहतरीन सुविधाएं पूरी तरह से लागू कर दी थीं, जिससे उसे सबका बहुत ही गहरा और सच्चा प्यार मिला। रुद्रा अब अपनी उस महान और शानदार पत्नी के हर एक बेहतरीन फैसले पर बहुत ही ज्यादा गर्व महसूस करता था। दूसरी तरफ वह खौफनाक और घमंडी इंसान निशांत अब अपनी पूरी और बची हुई गंदी जिंदगी जेल की उस बहुत ही डरावनी और अंधेरी कोठरी में सतते हुए पूरी तरह से काट रहा था, जहां कोई भी उससे मिलने नहीं आता था। उसे अपनी उस भयानक और जानलेवा नफरत और अपनी उस गंदी और नीची साजिश का सबसे बड़ा और खौफनाक डरावना फल पूरी तरह से मिल चुका था, जिसे वह कभी भी नहीं बदल सकता था। बुराई की हमेशा बहुत ही भयानक और डरावनी हार होती है, और यह सच्चाई उस घमंडी आदमी को अब पूरी तरह से समझ आ चुकी थी। ईशानी ने अपनी उस पुरानी और गरीब जिंदगी को कभी भी पूरी तरह से नहीं भुलाया था, और उसने अपने पिता के नाम पर एक बहुत ही बड़ा और शानदार अस्पताल गरीबों के लिए पूरी तरह से मुफ्त में खोल दिया था। वह जानती थी कि इस दुनिया में आज भी कई ऐसे लाचार और बेबस लोग हैं जिन्हें कोई भी झूठा और ताकतवर इंसान अपने गंदे और भारी पैसों के बल पर पूरी तरह से कुचल सकता है। उसने उन सभी गरीब और कमजोर लोगों को न्याय और अच्छी जिंदगी देने का एक बहुत ही महान और सच्चा संकल्प लिया था। रुद्रा ने ईशानी के इस बहुत ही महान और पवित्र काम में अपना पूरा और सच्चा साथ बहुत ही ज्यादा मजबूती के साथ दिया, और वह अपनी पत्नी के इस शानदार और बेजोंग कदम से बहुत ही ज्यादा खुश और संतुष्ट था। उसने अपनी उस पूरी और विशाल ताकत का बहुत ही सही और बेहतरीन इस्तेमाल उन सभी लाचार और कमजोर लोगों की भारी मदद करने में पूरी तरह से और हमेशा के लिए लगा दिया था। उन दोनों का यह बहुत ही महान और सच्चा प्यार अब पूरी दुनिया के लिए एक बहुत ही शानदार और सुंदर मिसाल पूरी तरह से बन चुका था। एक शाम वे दोनों अपने उस शानदार और विशाल घर की उसी छोटी और सुंदर बालकनी में एक साथ बहुत ही शांति और प्यार के साथ खड़े होकर बाहर की उस खूबसूरत और टिमटिमाती हुई शानदार दुनिया को लगातार देख रहे थे। ईशानी ने अपना सिर बहुत ही ज्यादा सुकून और प्यार के साथ रुद्रा के उस मजबूत और चौहे कंधे पर पूरी तरह से रख दिया और एक बहुत ही लंबी और ठंडी राहत की सांस ली। यह वही बालकनी थी जहां वह कभी एक डरी हुई और बहुत ही ज्यादा लाचार बंदी बनकर रातों को रोती और भयानक ततपती थी। लेकिन आज इस बालकनी में कोई भी खौफनाक और डरावना दुख बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि यहां केवल एक बहुत ही ज्यादा मीठी और शानदार शांति पूरी तरह से हवा में एक खूबसूरत खुशबू की तरह महक रही थी, जिसे वे महसूस कर रहे थे। रुद्रा ने ईशानी के माथे पर एक बहुत ही सच्चा और पवित्र प्यार भरा चूम लिया और उसे अपनी बाहों में बहुत ही ज्यादा गहराई और मजबूती के साथ हमेशा के लिए सुरक्षित कर लिया। वे दोनों अपनी इस बहुत ही अजीब और खतरनाक लेकिन खूबसूरत डरावनी यात्रा के अंतिम और सबसे महान मुकाम पर पहुंच चुके थे। उनका यह महान और सच्चा प्यार
इस बात का एक बहुत ही बड़ा और जीता जागता ठोस सबूत था कि चाहे कोई भी खौफनाक और डरावनी नफरत कितनी भी ज्यादा गहरी और भयानक क्यों न हो, लेकिन सच्चा प्यार उसे मिटा देता है। ईशानी ने अपनी उस महान और बेजो हिम्मत से न केवल अपने पूरे परिवार को उस डरावने नर्क से बाहर निकाला था, बल्कि उसने रुद्रा की उस पूरी तरह से खो चुकी आत्मा को भी बचाया था। वे दोनों अब एक दूसरे के लिए पूरी तरह से सब कुछ थे और उनका यह खूबसूरत सफर अब हमेशा चलता रहेगा।